जी चैप्टर 15 क्वेश्चन नंबर 33। पेज नंबर 416। रियासत लिमिटेड इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। रियासत लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। यकम जुलाई 2022 से साल के पहले दिन ये कंसिडर कर रही है अपना टैक्स ईयर चेंज करना फ्रॉम नॉर्मल टू स्पेशल टैक्स ईयर एंडिंग ऑन 31 दिसंबर। अब वो कहती है मेरा ईयर नॉर्मल तरीके से एंड नहीं होगा, स्पेशल तरीके से एंड होगा। आइडेंटिफाई द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। रिटर्न ऑफ इनकम जमा कराने की तारीख बताएं। फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। ये 30 जून 2022 से मुराद तो वो साल है जो अभी अभी गुजर चुका है, ख़त्म हुआ है। 30 जून 22 की रिटर्न कब जमा करवाए? क्योंकि अब दिसंबर ईयर एंड आ जाएगा। नहीं भाई, शुरू से शुरू हुई है ना रिकॉर्डिंग जब मैं बोल रहा हूँ। अब दिसंबर ईयर एंड आ जाएगा, तो दिसंबर ईयर एंड आने की वजह से ट्रांजिशनल की कैसे जमा करवाए। और जाहिर बात है हाइब्रिड में ये पहली हाइब्रिड में वादा नहीं जा रही क्या? उनको तो पता ही नहीं चला क्लास शुरू होगी भी है। ये भाई बॉयज हाइब्रिड में तो आवाज आ रही थी, दूसरी में नहीं शायद जा रही थी। जी क्वेश्चन 33, पेज नंबर 416। क्वेश्चन 33, पेज 416। ये जल्दी निकाल लें, हाइब्रिड में असल में पता नहीं चला था कि आवाज़ नहीं जा रही थी। हमने 2-3 मिनट पहले सवाल पढ़ना शुरू कर दिया हुआ था। अब दोबारा सवाल पढ़ लेते हैं। टेस्ट में भी कल यही आया था। पेज नंबर है हमारा 416। क्वेश्चन 33। रियासत लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। हमारे साल के पहले दिन से आरएल ने सोचा है कि नॉर्मल से स्पेशल ईयर कर ले। जल्दी खोल लेना पेज हाइब्रिड में, जल्दी खोल लें पेज नंबर 416। भाई दोबारा से शुरू करो रिकॉर्डिंग। ऐसा हो सकता है बंद करके नई फ्रेश दोबारा से शुरू कर दो, हाथ आगे रख दो। जी कैफ 2 लेक्चर 116 दोबारा से। जी चैप्टर 15 का क्वेश्चन नंबर 33 निकालें। रियासत लिमिटेड इज अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी एंड कमेंस कंपनी विद इफेक्ट फ्रॉम यकम जुलाई 22। यकम जुलाई 22 से हम अब सोच रहे हैं कि अपना टैक्स ईयर बदल लें और आप दिसंबर करें। तो आपने रिटर्न जमा करवाने की डेट बतानी है। अच्छा ये कंपनी है, आपने रिटर्न जमा करवाने की डेट बतानी है 30 जून 22 के साल की, यानी जो अभी अभी ख़त्म हुआ है। ये साल आपका बनता है, ये साल आपका नॉर्मल बनता है यकम, थोड़ी सी आवाज़ आहिस्ता करो, यकम जुलाई 21 से 30 जून 22। अब के बाद हम जा रहे हैं ईयर एंड 31 दिसंबर। तो फिर ट्रांजिशनल जो बनेगा वो बनेगा यकम जुलाई 22 से 31 दिसंबर 22। और फर्स्ट टैक्स रिटर्न फॉर द स्पेशल ईयर। अब स्पेशल जो आपका बनेगा ना वो बनेगा यकम जनवरी 23 से 31 दिसंबर 23 तक। ये आपका फर्स्ट वो बनेगा। अब कंपनीज ने रिटर्न कब जमा करवानी होती है ये हम देखते हैं। कंपनीज ने जो रिटर्न जमा करवानी होती है वो मैंने कहा था, अगर येलो लाइन है यानी जुलाई से दिसंबर है तो फिर आप सितंबर तक ही आ जाएं, और अगर जनवरी से जून है यानी जून ईयर एंड है
तो फिर आप दिसंबर में आ जाएं। तो तरीका ये होता है देखने का कि हम जहां भी खड़े हैं उसके बाद जून कौन सा आ रहा है। बहरहाल थोड़ी ये भी एहतियात करनी है कि जनवरी से जून वालों ने दिसंबर में आने और जुलाई से दिसंबर वालों ने सितंबर में आने। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि मेरा ईयर एंड है 30 जून 22, तो मैं रजिस्टर पे या किसी खुले सफ़े पे नोट कीजिएगा क्योंकि आगे अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर भी हमने बनाना है। अच्छा, 1 मिनट पहले देख लें, मेरा ईयर एंड है 30 जून 22, जून वालों ने कब आना है? दिसंबर में। तो मैं कब तक रिटर्न जमा करवाने आऊं? ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 22। जून वालों ने कब आना है? दिसंबर तक। अच्छा, आगे चलें, मेरा ईयर एंड है 31 दिसंबर 22। अब अगर मेरा ईयर एंड दिसंबर है, मेरा ईयर एंड क्या है? दिसंबर है। ये नजर आ रहा है आपको मूव करती हुई लाइन? मेरा ईयर एंड क्या है? दिसंबर है। तो दिसंबर वालों ने आना होता है सितंबर में, लेकिन दिसंबर के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है ये देखना है आपने। आप बताएं दिसंबर के बाद कौन सा 30 जून आ रहा है? 30 जून 23। फिर उसके बाद आप 2-3 महीने के अंदर अंदर आ जाएं, सितंबर तक आ जाएं। तो ये ध्यान में रखिएगा, जुलाई से दिसंबर वालों ने कब तक आना है? सितंबर तक। तो इसके बाद 30 जून कौन सा आएगा? जब भी ईयर एंड नॉर्मल ना होना तो सोचा करें, इसके बाद 30 जून कौन सा आएगा? 23। 23 के बाद 3 महीने ऐड कर लें, 30 सितंबर 23 तक आपने रिटर्न जमा करवानी है। और फिर अगेन दिसंबर है, फिर तो दिसंबर के बाद कौन सा जून आ रहा है? दिसंबर के बाद कौन सा जून आ रहा है? दिसंबर के बाद 30 जून 24। लेकिन जुलाई से दिसंबर वालों को हमने फिर ऑलरेडी काफी पहले का इनका साल खत्म हो चुका है, इनको फिर हमने सिर्फ 3 महीने देने हैं, सितंबर तक टाइम देना है। तो इनको फिर आप बुलवा लें 30 सितंबर 24 तक। क्लियर? यहां तक नोट करें, फिर आगे चलते हैं। पेज 416। अच्छा जी, अब अगला सवाल यह है कि हमने रिटर्न कब तक जमा करवानी। वो नहीं, 1 मिनट, एक और सवाल है बीच में। अगर आपने रिटर्न जमा करवा दी टाइम पे और कमिश्नर ने उसमें कोई डेफिशिएंसी पकड़ी, उस डेफिशिएंसी को वो कब तक पूरा करवा सकता है? उस डेफिशिएंसी को वो कब तक पूरा करवा सकता है? अच्छा, ये 2 बातें मैंने आपको कही थी। एक तो मैंने कहा था कैपिटल गेन का मुझे कोई याद करवा देना, जब अगले हफ्ते हम कभी क्लास करेंगे तो उसमें एक टैक्स रेट्स का समझाना है। और दूसरा मुझे ये भी याद करा दीजिएगा, इस चैप्टर का हम कोई सवाल बना लेंगे कि रिटर्न के बाद कौन कौन सी डेट्स क्रिटिकल होती हैं। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप लोग मुझे याद करवा देंगे तो मैं इंशाल्लाह फिर। अच्छा, एक होते हैं कि आपने रिटर्न जमा करवाई है, उस रिटर्न में कोई सफ़ा मिसिंग है। आपने क्या जमा करवाई है? रिटर्न। रिटर्न में कोई सफ़ा मिसिंग है। अगर रिटर्न में कोई सफ़ा मिसिंग है, उस्मान को बुलाओ, अगर रिटर्न में कोई सफ़ा मिसिंग है तो उस मिसिंग सफ़े को आपने कैसे पूरा करना है, ये एक बहस है। उसका जवाब सुन लें। रिटर्न में मिसिंग सफ़े को आपने ऐसे पूरा करना है कि आपको मिसिंग सफ़े के बारे में वो बताएगा। ये पढ़ें
पे 388 पे जो था, खोले मत। द अबव नोटिस, अगर आपकी रिटर्न में कोई कमी है, द अबव नोटिस कैन बी इशूड, ग्रुप में मैसेज कर दो कि सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल 9 बजे शुरू होगा, 9 AM तक पहुंच जाए। अबव नोटिस कैन बी इशूड विद इन 180 days फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फर्निश्ड। अब आपने रिटर्न जमा करवाई, रिटर्न जमा करवाए हुए सफे में कोई मसला है किसी सफे में रिटर्न के, तो वो डेफिशिएंसी कब तक वो पूरी करवाएंगे आपसे, वो डेफिशिएंसी आपसे पूरी करवाएंगे इसके बाद जो 30 जून आ रहा है उसके 180 दिन के अंदर। मिसाल के तौर पे इसके बाद 30 जून 23 आ रहा है, इसके बाद 30 जून 24 आ रहा है, इसके बाद 30 जून, उसके 180 दिन के अंदर रिटर्न वाली कमी आपसे पूरी करवाई जाएगी। तो ये एक मल्टीपल चीजें हैं। अच्छा, अब ये तो वो है कि आपने रिटर्न जमा करवा दी थी, रिटर्न के अंदर कोई सफा मिसिंग है, बोले बोले बोले, हमने रिटर्न जमा करवा दी थी और रिटर्न क्या थी, इनकम्प्लीट। जज़ाकल्लाह, रिटर्न क्या थी, इनकम्प्लीट, आपने उसके अंदर कोई डेफिशिएंसी पूरी करनी है। अगला सवाल ये है कि सिस्टम ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट्स कब कर सकता है, वो यहीं से आगे 6 महीने गिनने हैं, वो यहीं से आगे 6, उसमें फाइनेंशियल ईयर के एंड से नहीं गिनने। और आखिरी सवाल यह है कि अगर आपने रिटर्न जमा करवा दी है, अगर आपने रिटर्न जमा करवा दी है, रिटर्न जमा करवाने के बाद कमिश्नर ने कोई ऐसी गलतियां पकड़ी हैं ऑडिट में जिससे उसने सोचा है मैं आपकी अमेंडमेंट ऑफ, तो फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कब तक हो सकती है, ये अलग सवाल है। तो बता दें, एक सवाल क्या आ सकता है, ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट कब तक करनी है, दूसरा सवाल क्या आ सकता है, आपने रिटर्न जमा करवा दी, उस इनकम्प्लीट है, उसको कैसे पूरा करना है, और तीसरा मेन सवाल जो आज इसने पूछा हुआ है, उसने कहा है वो डेट बताएं जब तक नॉर्मल टैक्स ईयर की अमेंडमेंट हो सकती है और फर्स्ट स्पेशल की अमेंडमेंट हो सकती है। मैं तीनों की करवा दूंगा, उसने पहले और तीसरे की पूछी है। अमेंडमेंट कब हो सकती है, अब बोलें एन असेसमेंट ऑर्डर, असल में आप रिटर्न के ऊपर लिखे ना, ये क्या बन गया है, एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। अब आप बोलें एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड, एन असेसमेंट ऑर्डर विद इन 5 years, विद इन फ्रॉम द एंड ऑफ द इन विच एज्यूम्ड ऑर्डर इज इशूड। एक थोड़ा सा ब्रिज मैं बनाने लगा हूं, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, फ्रॉम द एंड ऑफ द, इस ब्रिज को बना के तोड़ देने, फिर यानी आपने बनना है वो इंसान, क्या कहते हैं, खुद गरज इंसान बनना है, ब्रिज बनाना है और ब्रिज क्रॉस करके फिर ब्रिज तोड़ देना है आप लोगों ने। ब्रिज बनाना है मतलब ये कि इसके बाद कौन सा फाइनेंशियल ईयर एंड होना है। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड, अमेंडमेंट तो इधर होगी ना, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर in which assumed order is issued. So what is the end of this financial year? इसके बाद 5 साल गिने, 30 जून 28, 30 जून 29, 5 साल, और 30 जून 30। बहरहाल इस ब्रिज का कोई फायदा नहीं था, ये ब्रिज बना के अब तोड़ दें। यहां से 5 साल गिनने जो फिगर्स नजर आ रही है या फाइनेंशियल ईयर के एंड से, तो फर्स्ट अमेंडमेंट कैन बी मेड, नहीं कैन बी अमेंडेड तो लफ्ज नहीं होगा, फर्स्ट अमेंडमेंट कैन बी मेड बाय दिस तारीख। ये कितने लोगों ने टेस्ट में या कभी सही कर लिया था, जरा हाथ खड़ा करके बताएं, कितने लोगों को समझ आ गया। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 year, 5 year यहां से या फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इसका आसान हल है, बस इस उंगली पे, इस फिगर पे डेट रख के पूछ लिया करें अगला 30 जून कब आ रहा है, उसके बाद कितने साल डालने हैं बीच में, 5 साल।
ओके डन, आगे चलें। बस ठीक है, जो लेट आए हैं वो फिर किसी से। क्वेश्चन 35, फॉर द पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन यू मे अज्यूम दैट टुडे इज 30 सितंबर 23। हम किस दिन खड़े हैं? 30 सितंबर 23 को। अभी ताज़ा साल कौन सा खत्म हुआ है फिर? 30 जून 23। भाई जरा अटेंटिवली सवाल पढ़ लीजिएगा, जरा जल्दी आके बैठे, सवाल अभी शुरू होने लगा है। ऑन यकम जुलाई 2022, यकम जुलाई 2022 कुलसूम बाजी जो कि एक बेवा औरत हैं, उन्होंने ऑनलाइन गारमेंट रिटेल बिजनेस शुरू किया है, जिसमें उन्होंने नौकरी दी है, जिसमें उन्होंने एम्प्लॉय किया है वेरियस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को, यानी दराज वालों को अपने साथ इंटीग्रेट किया, इसी तरह अली बाबा वालों को अपने साथ इंटीग्रेट किया, टू मार्केट अ डाइवर्स रेंज ऑफ गारमेंट्स टू कस्टमर्स थ्रू आउट द पाकिस्तान। तो बेवा औरत ने कारोबार शुरू किया है। शी ऑपरेट्स द बिजनेस फ्रॉम अ रेजिडेंशियल हाउस, और अपने घर से यह कारोबार करती है। इस साल उसने ऑनलाइन सेल की है 6 मिलियन की, इस साल उसने ऑनलाइन सेल की है 6 मिलियन की, और उसके टोटल खर्चे हैं इंक्लूडिंग हर पर्सनल एक्सपेंसेस 58 लाख। उसके टोटल खर्चे हैं 58 लाख इंक्लूडिंग हर पर्सनल एक्सपेंसेस, तो प्रॉफिट आ गया 2 लाख। एट ईयर एंड हर सोल एसेट्स कंसिस्टेड ऑफ 1300 सीसी पर्सनल कार एंड 8 लाख कैश ऑन हैंड। उसके पास 1300 सीसी पर्सनल कार है और 8 लाख कैश ऑन हैंड है। अच्छा, कैश ऑन हैंड से तो वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेवा ने 4 सूरतों में रिटर्न जमा नहीं करवानी होती, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर बेवा इधर फंस गई ना पॉइंट ए बी में कि इसकी साल की इनकम 6 लाख से ज्यादा है, बल्कि इसकी तो बिजनेस इनकम है, वो तो 3 लाख से भी ज्यादा हो तो फंस जाएगी। वो तो कैपिटल की प्रॉपर्टी अदर सोर्स वालों, इसकी तो बिजनेस इनकम है। जिसकी बिजनेस इनकम साल की, मुझे पता है 3 लाख से ऊपर टैक्स जमा नहीं कराना होता, लेकिन जिस बंदे की बिजनेस इनकम 3 लाख से ऊपर है उसने रिटर्न तो जमा करानी होती है ना। रिटर्न में ये बता देती है कि मेरा टैक्स 0 है। तो इसकी तो इनकम अगर 3 लाख से ऊपर भी निकल गई तो ये रिटर्न जमा करवाएगी। 6 लाख तो दूर की बात, क्योंकि ये सिर्फ क्या कर रही है? बिजनेस। अगर इसकी इनकम 3 लाख से भी कम हुई तो फिर ये 6 लाख 3 लाख वाले ट्रैप में नहीं फंसेगी। 6 लाख में तो वैसे ही इसको पकड़ने की जरूरत नहीं, जब 3 लाख बिजनेस वालों के लिए तो उसको जल्दी पकड़ने की कोशिश करें। लेकिन बेवा को रिलैक्सेशन है, अगर उसके पास गाड़ी है फिर भी रिलैक्सेशन है। तो उसके पास अगर गाड़ी है, मोटर व्हीकल, कैश इन हैंड को तो नहीं देखा जाता, इसके पास 1300 सीसी गाड़ी है। अब एक फिक्रा मैं बोलने लगा हूं, दो अ विडो इज allowed not to file a return because of just owning 1300 cc कार, क्योंकि 1300 सीसी गाड़ी ओन कर रही है, इस वजह से इसको रिलैक्सेशन तो है। बट here this relaxation cannot be availed because she has a taxable income of greater than 3 lakh, क्योंकि उसकी टैक्सेबल इनकम 3 लाख से ज्यादा है, इसलिए इसको ये रिलैक्सेशन नहीं मिलेगी। पांच लाख आ रही है भाई, तेरा कैलकुलेटर पागल हो गया। 60 लाख माइनस 58 लाख, ये 3 लाख से ज्यादा है। भाई डंके की चोट पे बता के आइएगा, देयर इज अ हाई चांस कि उसकी इनकम 3 लाख से ज्यादा है, क्योंकि उसने इसमें पर्सनल एक्सपेंसेस भी डाले हुए हैं। उसको बता के आइएगा ये इसकी इनकम 2 लाख सही नहीं है, इसको कहो कि पर्सनल एक्सपेंसेस एक्सक्लूड करे, और जब पर्सनल एक्सपेंसेस एक्सक्लूड करेगी तो बिजनेस के खर्चे अगर 30-45 लाख हुए तो 4-5-6 लाख घर के भी खर्चे होने हैं इसके। तो इसलिए हम बता के आएंगे शी हैज डिडक्टेड हर पर्सनल एक्सपेंसेस। जो सवाल ने बताया नहीं कितने हैं, लेकिन ये नहीं कि पर्सनल एक्सपेंसेस 10-15 हज़ार होंगे, तो लेके आएगा प्रोबेबली पर्सनल एक्सपेंसेस के इतने ज़्यादा होंगे
कि जब वो हम यहाँ से ऐड बैक करेंगे पर्सनल एक्सपेंसेस को, फर्ज करें यहाँ न्यूमेरिकल सेल से चलेंगे तो अलाउड खर्चे माइनस करेंगे, प्रॉफिट से चलेंगे तो नॉट अलाउड ऐड कर देंगे। अगर पर्सनल एक्सपेंसेस 2 लाख भी हुए, 2 लाख भी हुए बिल्कुल, 2 लाख तो होंगे नहीं, ज्यादा ही होंगे, 58 लाख अगर बिजनेस किया तो घर में भी खर्चा कर रही होगी, तो 2 लाख में जब ऐड बैक होंगे घर के खर्चे अगर 3-4 लाख हैं तो इनकम तो आगे 7 लाख पे फंस जाएगी इसकी। अब फिर जवाब क्या देके आएंगे इसको जवाब, अच्छा और रिटर्न टैक्स जमा करवाना है या नहीं वो फिर अलग बात है, वो मैं आपको बताता हूं। अब हम इसका जवाब देके आएंगे पास्ट पेपर क्वेश्चन नंबर 35 पेज नंबर 416 का। दो द विडो इज ग्रांटेड रिलैक्सेशन फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन केस शी ओन्स only a car having engine capacity of more than 1000 cc, but here her business income seems to be more than 3 lakh, इस तरह लिख के आएंगे, because she has deducted business expenses and personal expenses from sale. So apparently it seems that her business income is more than 3 lakh if she do not deduct the personal expenses. लेकिन अब दो बातें आगे लिख के आनी है, ये जरा गौर से सुनिएगा। So if after disallowing personal expenses her income exceeds 3 lakh but less than 6 lakh, then she will not be required, she will file return but will not pay tax. But after disallowing personal expenses, if her income exceeds 6 lakh, then she will file return as well and will deposit. अगर इस तरह लिख के आ जाए ना तो मैसेज सेंड कर देते, ये जवाब बनेगा इसका। समझ आ गई बात? चलें आगे। अच्छा जी, समझ तो आ गई ना। देखिए गाड़ी की वजह से उसको छूट दे देनी थी, लेकिन गाड़ी की वजह से उनको छूट देते हैं जो 6 लाख 3 लाख के ट्रैप में ना फंसे। मैंने कहा था माजूर अगर 10 अरब रुपया कमा रहा है तो उसको रिलैक्स तो नहीं करना माजूर को, क्योंकि वो ऑलरेडी वो 6 लाख वाले ट्रैप में फंस गए। जो 3 मिसालें की थी, बेवा नंबर 1, बेवा नंबर 2, बेवा नंबर 3। अच्छा जी, चैप्टर 4 में हमने पढ़ा था कि कौन से चैप्टर 4 में कॉन्सेप्ट था, माइनर चाइल्ड ना अगर कोई बिजनेस इनहेरिटेंस में ले, ये मत खोलें, सेक्शन 91 था। माइनर चाइल्ड अगर बिजनेस इनहेरिटेंस में ले तो फिर अपनी इनकम पर खुद टैक्स जमा करवाएगा, लेकिन अगर इनहेरिटेंस में ना ले, खुद अपने पाँव पे खड़ा हो, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर आप जो है वो अम्मी अब्बू में से जिसकी इनकम, उसमें अपनी इनकम को ऐड करेंगे। ठीक है, और ये बात सिर्फ बिजनेस इनकम के लिए थी, बाकी इनकम्स जो माइनर चाइल्ड की हैं उस पर वो खुद ही टैक्स जमा करवाता है। हमारे लॉ में कोई ऐसी बात नहीं है कि माइनर चाइल्ड ने टैक्स, माइनर चाइल्ड ने टैक्स जमा करवाना होता है, चाहे कैपिटल गेन इनकम है, चाहे 10 दिन का बच्चा है, उसने कैपिटल गेन इनकम कमा ली, उसने डिसीजन लिया 2 दिन की। असल में माइनर चाइल्ड का कोई तस्वुर लॉ में नहीं है। जो बंदा भी 6 लाख से ऊपर इनकम कमा रहा है ना, आजकल तो 8-8 साल के बच्चे बड़ा कमा रहे होते हैं, जो बच्चा भी 6 लाख से ऊपर इनकम कमा रहा है उसने टैक्स देने हैं भाईजान पाकिस्तान में, चाहे वो माइनर है मेजर है। अच्छा, इसमें ना पेपर में भूल सकता है किस सिनेरियो में क्या करना है, तो उसके याद रखने के लिए ऐसी हल्की सी हम कहानी बना लेते होते हैं कि अगर बिजनेस इनहेरिटेंस में एक्वायर किया है तो फर्ज करो अम्मी अब्बू दोनों फोत हो गए हैं, या चलो अम्मी या अब्बू फोत हो गए हैं, तो बेहतर है कि ये फिर खुद ही टैक्स दे, क्योंकि अम्मी अब्बू फोत हो गए हैं, बेहतर है आप खुद ही। ये ऐसे ही अकल लगा के हमने एक कहानी बना ली ताकि पेपर में भूले ना। और अगर जो है वो इनहेरिटेंस में नहीं मिला बिजनेस, बल्कि उसने खुद अपने पाँव पे खड़ा किया बिजनेस, अगर बिजनेस इनहेरिटेंस में मिले तो कौन टैक्स देगा? वो खुद। और अगर बिजनेस इनहेरिटेंस में ना मिले, उसने खुद किया हो, तो फिर वो अम्मी अब्बू की इनकम में से जिसकी हाई होगी उस पर। चले जी, पढ़ें क्वेश्चन 39 पेज 418। अच्छा मोहतरम, मैंने आपको कहा था अगले हफ्ते आपको बुलाएंगे, तो अगले हफ्ते 3-4 घंटे बुलाने से बेहतर है परसों जो है वो आप 2 घंटे के लिए आ जाइएगा, 8:30 से 10:30, और फिर मंडे को मैं कोई टाइम आपको बता दूंगा। इसको स्प्लिट कर लें, इसको वो एकदम इतना बड़े हैवी करने की ज़रूरत नहीं है।
और ऑब्वियसली ये इसको आप सॉर्ट ऑफ रिवीजन समझ लें, जो मर्जी समझ लें, लेकिन छोटी छोटी एक दो चीज़ें हैं हमारी रहती हैं, वो भी मैं आपको परसों वाली क्लास में करवाऊंगा। लॉसेस के चैप्टर में एक दो कॉन्सेप्ट्स हैं, चलें करें। हो गया जी। एज्यूम डेट टुडे इज 30 सितंबर 2024। तो आता था कौन सा साल खत्म हुआ है? 30 जून 24। इन द टेक्स्ट ईयर 2024 उस्मान 16 साल जो कि एक माइनर चाइल्ड है, उसने एक गाड़ी इनहेरिटेंस में ली है एट 6 मिलियन अपॉन डेथ ऑफ हिज फादर। अब्बू के मरने पे उसको गाड़ी मिली। इस साल उसने एक मोबाइल शॉप ओपन की है जिससे उसने कितना कमाया? 5 लाख। जी, आप बताएं इसको इनहेरिटेंस में मिला या इन एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस या नॉट एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस? एक्सेलेंट, नॉट एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस। धोखा दिया था उसने, वो तो गाड़ी इनहेरिटेंस में मिली है। इनकम फ्रॉम बिजनेस पहले थोड़ा सा, इफ बिजनेस इज एक्वायर्ड तो बिजनेस देखना होता है इनहेरिटेंस में मिला है या गाड़ी देखनी होती है? हाय सॉरी, हाय हाय, ये गाड़ी को नहीं देखना इनहेरिटेंस में मिली है या नहीं, हमने क्या देखना है? लिखें बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस, ये लिखें बिजनेस इज नॉट एक्वायर्ड इन इनहेरिटेंस। बिजनेस इनहेरिटेंस में नहीं मिला। अच्छा, पिछले सवाल में ना ये रिक्वायरमेंट थी कि आपने बताना है रिटर्न फाइलिंग के बारे में भी और टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में भी, यानी रिटर्न जमा करवानी है या नहीं करवानी और टैक्स जमा करवाना है या नहीं करवाना। और इधर देखें क्या है, इधर ये है कि उस बंदे ने खामोश रहें, उस बंदे ने टैक्स जमा करवाने या नहीं करवाना और रिटर्न जमा करवानी है या नहीं करवानी। अगेन इधर भी दोनों बातें हैं। तो अब हम जो है वो जवाब दे के आएंगे। क्वेश्चन 39 चैप्टर 15 का जवाब हम दे के आएंगे कि मिस्टर उस्मान इज अ माइनर चाइल्ड एंड ही हैज not acquired the business in inheritance. If he has not acquired the business inheritance, then his taxable income is chargeable in the hands of parent who has the highest taxable income. Therefore, 5 lakh will be added in the parent's income and they will file return. So, Usman is not liable to file return क्योंकि ये किसकी इनकम में जाएगा? पेरेंट्स की इनकम में जाएगा। तो फिर रिटर्न भी कौन जमा करवाएंगे? पेरेंट्स। लेकिन अगर ये इनहेरिटेंस में बिजनेस मिला होता तो फिर क्या होना था? फिर उस्मान की अपनी इनकम में जाना था। डन? ओके, उस समझ आई बात? कौन सा सवाल है ये? 39। An orphan below the age of 25 years shall not be required to file return solely by reason of owning motor vehicle. अच्छा, ये बात भी लिख देनी चाहिए थी वैसे हमें। Income from business of minor child is taxable in the hand of parent who has highest taxable. Therefore, Usman being orphan have 16 years and is not required to file a return of income. लेकिन अगर हाँ, अगर ये ऑर्फन ऐसा होता जो अगर बिजनेस इनहेरिटेंस में मिला होता तो फिर क्या करते? तो ये भी इसमें डाल के आ जाएगा। दो उस्मान बीइंग अ माइनर चाइल्ड इज नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल अ रिटर्न सोनली बाय रीजन ऑफ ओनिंग कार, बट द रियल रीजन उसके बाद आपने फिर बताई है। कुछ समझ आई बात? चलो जी, जुबैदा वाला सवाल। अच्छा, पहले क्या होता है? ऑडिट, फिर क्या आता है?
शो कॉज नोटिस सेक्शन 122 में, और फिर क्या होती है, अमेंडमेंट इन असेसमेंट। जुबैदा इज ऑपरेटिंग एज अ वेडिंग इवेंट प्लानर सिंस 12 साल से इसका शादियों के फंक्शन अरेंज कराने का तजर्बा है। शी सुभान अल्लाह कहते हैं, शी हैड फाइल्ड हर कंप्लीट रिटर्न फॉर टैक्स 2007 ऑन 20 अगस्त 7। वैसे तो 30 सितंबर 7 तक जमा करवानी होती है, लेकिन इसने 20 अगस्त को जमा करवा दी। वेल एंड गुड। ऑन यकम सितंबर 12 को कमिश्नर सर्वड अ शो कॉज नोटिस, कमिश्नर ने उसको शो कॉज नोटिस भेजा है 12 में, यानी 4-5 साल बाद शो कॉज नोटिस भेजा है। शो कॉज नोटिस के बाद क्या होता है, अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट, अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आता है आपके घर रिक्वायरिंग हर, जिसमें उसको कहा है कि कुछ पैसे तुम्हारे अकाउंट में आए हैं, जरा बताओ ना ये किसकी शादी कराई थी, बात कोई करनी, चल सीए कर, तो ये जो पैसे तुम्हारे अकाउंट में हैं तो बताओ किसकी शादी कराई थी। जुबैदा इज अनसर्टन, जुबैदा परेशान हो गई है। वेदर सीआईआर इज एम्पावर्ड टू इशू सच अ नोटिस आफ्टर सो मेनी ईयर्स, वो शो कॉज नोटिस इतने सालों बाद इशू कर सकते हैं। अच्छा, एडवाइस जुबैदा अबाउट द वैलिडिटी ऑफ शो कॉज नोटिस। भाई असल में शो कॉज नोटिस की रिटर्न के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। असल में शो कॉज नोटिस के बाद जो आपके घर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आने, उसका रिटर्न की डेट के साथ लिंक बनाया हुआ लॉ ने। तो शो कॉज नोटिस तो उसने वैसे ही लिखा था कि बच्चों को पता ना चले मैं अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट वाला सेक्शन पूछा इस अटेम्प्ट में, ये तो उसलिए उसने किया है। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर वाला सेक्शन ये पूछ रहा था क्योंकि शो कॉज नोटिस के बाद क्या आने, देखें ये तो हमारे लॉ में आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, ये तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा कि रिटर्न जमा करवाने के बाद 5 साल के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के एंड के 5 साल के अंदर अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर आ सकता है। लेकिन ये हमारे साल लॉ में कहीं नहीं मिलेगा कि रिटर्न के बाद शो कॉज नोटिस कब तक आ सकता है। हाँ, शो कॉज नोटिस के बाद अमेंडमेंट कब तक हो सकती है वो अलग बहस है। मेरा सवाल है कि रिटर्न के बाद शो कॉज नोटिस कब तक आ सकता है, इसमें कुछ नहीं बताया हुआ लॉ ने। तो पूछना वो यही चाह रहा है कि शो कॉज नोटिस मैंने इशू कर दी है, इसके बाद अमेंडमेंट करनी है, तो बस शो कॉज नोटिस अगर इसने इशू कर दिया है यकम सितंबर को, जल्दी जल्दी अमेंडमेंट भी कर दे ताकि अमेंडमेंट भी विद इन 5 ईयर्स हो जाए। लेकिन हम लिमिट अमेंडमेंट की लिख के आएंगे, लेकिन एक छोटा सा लफ्ज डालना हो तो वो डालेंगे। अच्छा, अब मुझे ये बताएं हमारा साल कौन सा है, उसकी रिटर्न कब जमा करवाई है, 20 अगस्त। अभी जो सवाल आपको मैंने कराए हैं शुरू में, रिटर्न क्या बन गई है, एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन फ्रॉम द एंड ऑफ द, फ्रॉम 30 जून 2008, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल 30 जून 8 9 10 11 12 13, कितने साल, 30 जून बाय 30 जून 18 बाय 30 जून 13 अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट कैन बी मेड। उससे पहले शोकॉज नोटिस आ गया, यकम सितंबर 12 को शोकॉज नोटिस आ गया। तो ये सेक्शन 122 का 2 पूछ रहा था कि इतनी देर बाद हो सकती है, बिल्कुल 5 साल के अंदर अंदर हो सकती है, इसमें क्या मसला है। हाँ, आप छोटा सा फिक्रा 1 मिनट सुन लें, ये आपने डालना हो तो डालाएगा। सो ही हैज इशू शो कॉज नोटिस, सो ही शुड ट्राई टू इशू द अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर बाय 30 जून 13। वैसे हमने पढ़ा था शो कॉज नोटिस के 1 साल के अंदर अंदर अमेंडमेंट हो सकती है। 1 साल के अंदर हो सकती है ना, 1 दिन के अंदर भी तो हो सकती है, वो तो 1 साल के अंदर हो सकती है। ये 5 साल के अंदर हो सकती है, 6 महीने के अंदर भी हो सकती है, तो जब मर्जी करें आप। तो बाय 30 जून 13 क्या लिख के आएंगे, एन अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर कैन बी इशूड।
नॉर्मल, स्पेशल और ट्रांजिशनल टैक्स ईयर डिफाइन करना है क्या है, किन लोगों ने रिटर्न जमा करानी होती है, वो तो चैप्टर का पहला सफ़ा है। सरकमस्टांसेस बता दें जब लोगों ने 12 महीने से कम की रिटर्न जमा करवानी होती है। वो सरकमस्टांसेस बताएं अंडर विच ओरिजिनल असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड और एन अमेंडेड कैन बी फर्दर अमेंडेड। इसमें कोई अलग सरकमस्टांसेस नहीं है, एक ही हैं, एक ही हैं। ओरिजिनल असेसमेंट कैन बी अमेंडेड और अमेंडेड कैन बी फर्दर अमेंडेड। कमिश्नर में अमेंड और फर्दर अमेंड, या आपने ऐसा काम किया जिससे गवर्नमेंट के रेवेन्यू को नुकसान पहुंचे। अच्छा जी, समी हैज रिसीव्ड अ नोटिस इन मार्च 2010 फ्रॉम द कमिश्नर टू फाइल रिटर्न। अच्छा, एक नोटिस आता है आप रिटर्न जमा करवाओ, एक नोटिस आता है आपने रिटर्न जमा करवा दी है, उसमें कुछ चीजें मिसिंग हैं। ये जरा दो नोटिस हैं, ध्यान से जहन में रखिएगा। कुछ और भी नोटिस हैं, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। डिसकंटिन्यूड बिजनेस का नोटिस, डिसकंटिन्यू कर दिया आपने, उसका नोटिस वो पता चल जाया करेगा। एक और भी नोटिस होता है 12 महीने से कम की रिटर्न जमा नहीं कराई। नोटिस जो आते हैं हुकूमत की तरफ से वो मैं बता रहा हूं। तो वैसे हमने चैप्टर नंबर जो अभी ना, वैसे देख भी लें आप हजरात, होमवर्क में ना ये सवाल भी कराइएगा, ये भी अगली क्लास में इंशाल्लाह डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको भी दिखा देता हूँ चैप्टर 17 में ये डिफरेंट किस्म की ना इंटरेस्ट इनकम है दी हुई। वो आपको पता ना एक टेबल बना हुआ था, 5 मिलियन से ज़्यादा है या 5 मिलियन से कम है, तो फिर वो फाइनल टैक्स रिजीम में जानी है या नॉर्मल टैक्स रिजीम में जानी है। बाकी अगर नॉर्मल रिजीम में जानी है तो खर्चे माइनस करने की इजाज़त है, लेकिन अगर फाइनल टैक्स रिजीम में जानी है तो खर्चे माइनस करने की इजाज़त नहीं है। तो ये वाला सवाल होमवर्क में हम आपको देंगे आज, ये भी अगली क्लास में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। पेज 450 पे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अच्छा, हम अभी बात कर रहे थे कि नोटिसेस कौन से आते हैं। तो नोटिस ना कोई 4-5 ही हैं जो आते हैं। एक आपके घर बैठे बैठे नोटिस आता है कि हमने पता चला है कि आप 12 महीने वाली रिटर्न जो आम लोग जमा कराते हैं वो नहीं करा रहे। एक ये नोटिस आता है आपके घर। कभी कभी नोटिस आता है कि 12 महीने से कम वाली जमा नहीं करवाई आपने। कभी नोटिस आता है आपके घर कि आपने वेल स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई। और कभी नोटिस आता है आपके घर कि आपने डिसकंटिन्यू बिजनेस कर दिया, उसका नोटिस नहीं दिया था। और कभी आपके घर नोटिस आता है कि आपने रिटर्न जमा करवाई थी, उसमें कोई कमी पाई जा रही है, वो कमी ज़रा आके पूरी कर दें। तो ये कोई 4-5 ही नोटिस हैं। पेज 569 आज हम आपके नोट्स में लिख देंगे। तो चैप्टर 19 में अभी खोले मत। एक नोटिस आता है कि आपने 12 महीने से कम वाली रिटर्न जमा नहीं करवाई। एक नोटिस आता है कि आपने नॉर्मल वाली रिटर्न जमा नहीं करवाई। एक नोटिस आता है कि आपने वेल स्टेटमेंट जमा नहीं करवाई। और एक नोटिस आता है कि आपने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया है, हमें बताया नहीं। और एक नोटिस आपके घर आता है, ये सेक्शन 120 में है, यानी सेक्शन 119 तक रिटर्न्स का चैप्टर खत्म हो जाता है, ये सेक्शन 120 में है। एक नोटिस आता है कि आपने जो है वो रिटर्न की कमी पूरी करें, रिटर्न की कमी पूरी करें। पेज 569 है, किसी ने अच्छा, एक नोटिस क्या आता है कि 12 महीने से कम की रिटर्न जल्दी से जमा करवाओ। एक नोटिस क्या आता है, नॉर्मल रिटर्न जमा करवाओ। पेज 569 है। एक नोटिस क्या आता है कि क्या जमा करवाओ, वेल स्टेटमेंट। एक नोटिस क्या आता है कि आप बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिए, हमें बताया नहीं। एक नोटिस आता है कि आप रिटर्न में कोई सफा मिसिंग है। इनको आपने पूरा कब तक करना होता है। अच्छा, सबसे पहले देखें, इसमें तो बस कुछ भी नहीं, आप जिस दिन कमिश्नर कहे उस दिन ही जमा करवा दें। ये आपने 30 दिन में जमा करानी होती है, पिछले 5 या 10 साल वाली रिटर्न, याद होगा शायद। पिछले 5 या 10 साल वाली रिटर्न जो मिसिंग होती है वो कितने दिन में जमा करानी होती है,
30 दिनों में। इसमें कमिश्नर, उसमें हर जगह जाके देखने लिखा हुआ था जब कमिश्नर कहेगा तब तक आपने जमा करवानी है। अच्छा, कमिश्नर आपको कब तक ये नोटिस इशू कर सकता है? पिछले 5 या 10 सालों का ये नोटिस इशू कर सकता है, ये हमने पढ़ा था। इसमें 10 साल भी हम डाल देंगे, लेकिन छोड़े वो कोई इतनी। अच्छा, और ये वाला नोटिस जो डिसकंटिन्यू, जो सॉरी आपने रिटर्न के अंदर कमी पूरी नहीं की, ये कमिश्नर आपसे कितने दिनों में कमी पूरी करवा सकता है? 180 दिनों में, जो भी मैंने कॉन्सेप्ट रिवाइज कराया था। ये सवाल 1-2 दफा आया है और हमने पढ़ा भी था कि आपने 12 महीने से कम वाली रिटर्न जमा नहीं करवाई या आपने 12 महीने वाली रिटर्न जमा नहीं करवाई, और ये नोटिस हमने दे दिया फिर भी जमा नहीं करवा रहे, यानी एक तो ये जमा नहीं करवाई थी ना, जमा ना करवाने पे आपके घर नोटिस आया, आपने फिर भी जमा नहीं करवाई, तो फिर हमने कहा था इसकी कौन सी असेसमेंट होगी? बेस्ट। और आपको वेल्थ स्टेटमेंट का नोटिस आ गया फिर भी जमा नहीं करवाई, तो कौन सी होगी? बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। और इधर हमने पढ़ा था कि अगर आपको नोटिस आया कि आप क्या करो, आप जो है वो जल्दी बताएं, आप क्या करो, आप रिटर्न की कमी पूरी कर दो, तो फिर ऐसी सूरत के अंदर रिटर्न इनवैलिड होगी अगर आपने कमी पूरी ना की। ऐसे नहीं बातें समझ आती, जरा जो हमने पढ़ा हुआ है उसकी तरफ आए एक दफा। चैप्टर 15, अच्छा, पेज नंबर 376। अब बिल्कुल रिलैक्स हो जाए। कमिश्नर में गिव नोटिस, लो जी, नोटिस नंबर 1 हो गया, नोटिस नंबर 1 हो गया जो इशू हो सकता है। कमिश्नर नोटिस भेजेगा, उसमें क्या कहेगा? टू फर्निश रिटर्न ऑफ लेस देन, एक नोटिस ये आता है कमिश्नर की तरफ से, यानी कमिश्नर की तरफ से नोटिस हमारे घर के आ सकते हैं, ये हमने तो रिटर्न जमा करानी है ना, उनकी तरफ से नोटिस क्या आ सकते हैं वो आज हम बात कर रहे हैं। हमने रिटर्न जमा करवानी है, वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवानी है, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट जमा करवानी है, कमिश्नर की तरफ से ये नोटिस आ सकता है। एक और भी नोटिस आता है, ये 12 महीने से कम वाले को नहीं आता, ये उस बंदे को आता है जिसने 12 महीने वाली रिटर्न जमा करवानी थी और जमा नहीं करवाई। अगर आप इन दोनों नोटिस का रिस्पॉन्स ना करें, इस नोटिस का रिस्पॉन्स कितने दिनों में करना है नहीं बता, हमें लॉ में नहीं बताया हुआ, बाय द ड्यू डेट स्पेसिफाइड इन द नोटिस। इस नोटिस का जवाब कितने दिनों के अंदर देने, ये लॉ ने बताया हुआ है। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है कि हमने कितने दिनों में जवाब देने, वो तो यहां बताया हुआ है। मेरा सवाल ये है अगर हम जवाब ही ना दें तो फिर हमारा सेक्शन 120 है, काफी आगे सफों पे जाके, वहां लिखा हुआ है हमारी कौन सी होगी। तो इस नोटिस में उन्होंने 12 महीने से कम की रिटर्न मांगी है, इस नोटिस में उन्होंने नॉर्मल रिटर्न मांगी है। एक और नोटिस आता है, वो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवा दो, ये क्या है, या आप डिसकंटिन्यू बिजनेस हुआ, ये तो आपको फौरन पता चल जाएगा, इसमें तो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं। अगला जो मेन 2 इंपॉर्टेंट नोटिस हैं, 12 महीने से कम वाला भी पता चल जाएगा, डिसकंटिन्यूड बिजनेस वाला भी पता चल जाएगा, वेल्थ स्टेटमेंट वाला भी पता चल जाएगा। असल 2 नोटिस हैं जिनमें फर्क करना है। एक वो नोटिस जिसमें 12 महीने वाली रिटर्न आपसे मांगी जाती है, उस नोटिस में लिखा होगा रिटर्न ही जमा नहीं कराई, जरा आओ जमा करवा दो, उस नोटिस में ये लिखा होगा। और एक नोटिस आता है जिसमें लिखा होगा रिटर्न जमा करवा दी है, रिटर्न जमा करवा, लेकिन उसमें कमी है। इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट, कमिश्नर शैल इशू अ नोटिस इन्फॉर्मिंग डेफी, पेज 388 पे जो पढ़ा था। तो असल 2 नोटिस हैं, तीन कौन से निकल के बाहर, 12 महीने से कम वाला, वेल्थ स्टेटमेंट वाला और डिसकंटिन्यू बिजनेस वाला। ये आसान है, ये पढ़ते ही समझ आ जाएंगे। ये वाला नोटिस आया पेपर में। 2 नोटिस क्रिटिकल हैं जिनमें फर्क समझना है। एक नोटिस आता है रिटर्न ही जमा नहीं करवाई, चलो 30 दिनों में कराओ, नहीं तो बेस्ट जजमेंट। एक नोटिस आता है रिटर्न तो तुम्हारी मिल गई है, उसमें कमी है, रिटर्न तो मिल गई है तुम्हारी, उसमें उस कमी को पूरा करो। ये कमी मैंने कब पूरी करनी है, नहीं लिखा हुआ लॉ में। कमिश्नर ये कमी मेरे से 180 दिन में पूरी करवा सकता है, वो जरूर लिखा हुआ लॉ में। अब 2 नोटिस बस सामने रखें जहन में। एक आम बंदा है निहायती दीवाना सा जिसने रिटर्न ही जमा नहीं कराई, उसको भी नोटिस आ सकता है, उसने फिर 30 दिनों में रिटर्न जमा करवानी है। और एक अच्छा बंदा है, उसने रिटर्न जमा करवा दी है लेकिन उसमें कुछ कमी पाई जा रही थी,
उसको फिर कमिश्नर 180 दिन के अंदर, साल खत्म होने के अंदर अंदर कह सकता है कि भाई वो कमी जरा पूरी कर दो। अब बताएं ये नोटिस कौन सा है। मिस्टर समी हैज रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम कमिश्नर टू फाइल रिटर्न। ही हैज रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम कमिश्नर टू फाइल रिटर्न। ये कौन सा नोटिस है? ये वो नोटिस है जो सबसे पहला हमने किताब में पढ़ा था। ये नोटिस है कि भाई आओ आके क्या जमा करवाओ। ये वाला नोटिस है। इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश रिटर्न, कमिश्नर मे रिक्वायर हिम टू फाइल इट वाला। ये असल में मैं कहता, ये वाला नोटिस आपने पहचानना है। ये वाला नोटिस आपको कैसे पता चला, क्यों आया, कैसे पता चला? नहीं, आगे मत पढ़ें, पहली लाइन से ही पता चला है। समी हैज रिसीव्ड अ नोटिस फ्रॉम कमिश्नर टू फाइल रिटर्न। नोटिस आया कि रिटर्न जमा कराओ, इसका मतलब है इसने जमा नहीं करवाई थी। इसका मतलब है ये सिनेरियो है इफ अ पर्सन हैज नॉट फर्निश्ड। सेक्शन 120 में लिखा हुआ है इफ अ रिटर्न इज इनकम्प्लीट, यानी फर्निश हो चुकी हुई है, इधर फर्निश ही। तो कमिश्नर ने नोटिस दिया आपको 2000, ओए मार्च 10 में खड़े होकर उसने कहा 3 और 6 की जमा करवाओ। मार्च 10 में, मार्च 10 का मतलब यही है ना 2010 में, यहां पे मार्च 10 में उसने खड़े होकर कहे 9 8 7 6 5 4 3 2 2, पता नहीं मैंने क्यों बना दिया बिला वजह। उसने कहा 3 की जमा करवाओ और 6 की जमा करवाओ। दिस नोटिस कैन बी इशूड ओनली फॉर लास्ट 5 कंप्लीटेड टैक्स ईयर्स। ये नोटिस में सिर्फ पिछले 5 सालों की रिटर्न हम मांग सकते हैं, अनलेस के पेपर में कभी सवाल में वाजे कह दे कि मुसलसल 5 साल से ये बंदा रिटर्न जमा नहीं करवा रहा था, वो अलग बात है, वो अगर कभी पेपर में सवाल आ गया। आम हालात में आप एज्यूम करेंगे 5 सालों में 1-2 दफा तो आ ही। आम हालात में बुरा बच्चा एज्यूम करेंगे या बहुत बुरा? द अबव नोटिस में बी इशूड फॉर लास्ट 5 ईयर्स। तो उससे 6 और 3 की मांग रहा है रिटर्न विद इन 20 डेज। वैसे 20 डेज तो नहीं, 30 डेज तो कम से कम देने चाहिए, लेकिन वैसे 20 डेज में इतना इतराज नहीं कर सकते, क्योंकि ये 1-2 सालों से लॉ मेकर ने ये शॉर्टर पीरियड वाली लाइन भी डाल दी हुई है कि उससे कम वैसे आम हालात में 30 दिन उसको देने चाहिए, लेकिन चलिए ये वाली बात भी कराएंगे। अभी मैं बताता हूँ कैसे। आपने उसको मशवरा देना है, क्या कमिश्नर ये वाला नोटिस भेज सकते? ये शोकॉज नोटिस नहीं है, इसके बाद अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट नहीं होनी। ये शोकॉज का लफ्ज़ नहीं कहीं लिखा हुआ। ये नोटिस किस बात का है? आपने रिटर्न इस सिरे से जमा नहीं करवाई। इफ समी इज नॉट इन अ पोजीशन टू मीट डेडलाइन, कैन ही गेट एन एक्सटेंशन? एक्सटेंशन तो बड़ा आसान सा था, एक्सटेंशन वाला सेक्शन आपको याद होगा। अगर वो डेडलाइन मीट नहीं कर रहा तो एक्सटेंशन ले सकता है। एक्सटेंशन के तो सेक्शन बड़ा आसान सा था। अब 7 नंबर है, 2-3 नंबर ऊपर के लिए समझ लें। उसे कहें यस अ पर्सन रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न मे अप्लाई टू कमिश्नर फॉर एन एक्सटेंशन, एप्लीकेशन शैल बी मेड बाय ड्यू डेट। इतना कम से कम लिखाइएगा, या यहाँ तक लिखाइएगा 15 दिन की एक्सटेंशन मिल जाएगी आपको। उससे आगे इजाज़त नहीं मिली, कमिश्नर अपील के बाद जाना है, ये बातें बेशक ना लिखिएगा। अच्छा, इसमें तो आ जाएगा ना सेक्शन 119, सेक्शन की हेडिंग ही ये है एक्सटेंशन। अच्छा, अगला सवाल ये है कि इन कैपेसिटी एज अ टैक्स कंसल्टेंट एडवाइज समी ऑन फॉलोइंग इश्यूज, इज कमिश्नर जस्टिफाइड इन इशूइंग द अबव नोटिस? तो हम इसके जवाब में ये देके आएंगे, पास्ट पेपर क्वेश्चन 7 के जवाब में हम ये देके आएंगे, द कमिश्नर इज जस्टिफाइड इन इशूइंग द नोटिस फॉर टैक्स ईयर 2006 बिकॉज, फिर आगे लॉ की प्रोविजन लिखेंगे, बिकॉज द नोटिस कैन बी इशूड फॉर लास्ट 5 कंप्लीटेड
tax years. Therefore, he is justified in demanding the return for 2006, but he is not justified in demanding the return for 2003. Further, he may have allowed him 30 days, but in shorter period he can also demand it. इस तरह कुछ लिखाएंगे तो ये भी शायद चल जाए काम, लेकिन कम से कम 2 से 3 और 6 वाली बात तो करके आए ना कि कमिश्नर 6 की रिटर्न मांग सकता है लेकिन 3 की रिटर्न नहीं मांग सकता। ओके, क्वेश्चन 6 का बी, 6 का ए, डेफिनेट इंफॉर्मेशन क्या है, डेफिनेशन पूछी उसने बस। नुमानी इंडस्ट्रीज फाइल्ड देयर रिटर्न फॉर 30/7 ऑन 31 दिसंबर 7। नुमानी इंडस्ट्रीज ने 30/7 की रिटर्न इस तारीख को जमा करवा दी। ठीक है, बिल्कुल जमा करवानी भी बनती थी और इसने जमा करवा भी दी। अब बताएं, ऑन 15 जनवरी 2009 ऑफिसर ऑफ इनलैंड रेवेन्यू ने एक नोटिस भेजा है उसको, रिक्वायरिंग द कंपनी टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये नोटिस कौन सा है? क्या ये नोटिस इस चीज का है कि तुमने रिटर्न जमा नहीं करवाई? वो तो जमा करवा दिया उसने। तरतीब से चलता हूं, क्या ये नोटिस इस चीज का है कि 12 महीने से कम की रिटर्न जमा नहीं करवाई? क्या ये नोटिस इस चीज का है कि तुमने बिजनेस डिसकंटिन्यू कर दिया? क्या ये नोटिस इस चीज का है कि वेल्थ स्टेटमेंट जमा करवाओ? क्या ये नोटिस इस चीज का है कि तुम्हारी रिटर्न इनकम्प्लीट थी, उसमें कंप्लीट करो चीजें? यस, द ऑफिसर इशूड अ नोटिस रिक्वायरिंग हिम टू फाइल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका मतलब है उसने फाइल, तो ये रिटर्न इनकम्प्लीट थी ना, इसकी इनकम्प्लीट थी तो उसने कहा फाइल करो ना। अगर पहले से उसने फाइल की होती तो फिर वो ना कहता फाइल करो। इसका मतलब है पहले से उसने फाइल नहीं की थी, अब वो फाइल करवाना चाह रहे हैं। द ऑफिसर हैज आल्सो आइडेंटिफाइड सर्टेन एरर्स इन द रिटर्न। उसने कुछ एरर्स भी आइडेंटिफाई किए हैं और उसका इरादा है कि आपकी इस साल अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट करेगा। अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट का इसलिए बोलते हैं क्योंकि जब आप रिटर्न जमा कराते हैं तो एज्यूम्ड असेसमेंट तो हो ही जाती है ना। अब खड़े होकर उसने क्या करनी है, बोले अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट। When is the return considered as incomplete? रिटर्न इनकम्प्लीट कब होती है भाई? रिटर्न इनकम्प्लीट कब तब होती है जब कंप्लीट ना हो, और कंप्लीट कब होती है वो पढ़ा था हमने पेज 376 पर कि प्रेस्क्राइब फॉर्म पे हो, प्रेस्क्राइब मैनर हो, सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच हो, तब रिटर्न कंप्लीट होती है। इज ऑफिसर जस्टिफाइड इन इशूइंग द अबव नोटिस? ये तरह मैं बाद में करता हूं। डिस्कस द सर्कमस्टांसेस अंडर विच टैक्स अथॉरिटीज मे अमेंड द असेसमेंट ऑर्डर। वो सर्कमस्टांसेस बताएं जब अमेंडमेंट हो सकती है। अमेंडमेंट का सेक्शन कौन सा है? अमेंडमेंट का 122। उसके सर्कमस्टांसेस किस पॉइंट में लिखे हुए थे? 5 और 5A। आपने कोई ऐसा काम कर दिया जो प्रेजुडिशियल टू इंटरेस्ट ऑफ रेवेन्यू है, ये 5A था। और 5 क्या था? इनकम अंडर असेस, लोअर रेट इज अप्लाइड, इनकम इज मिसक्लासिफाइड अंडर अ हेड। ये सर्कमस्टांसेस बेस्ट जजमेंट के हैं या अमेंडमेंट ऑफ असेसमेंट के हैं? Identify the date up to which tax authorities may amend the assessment. Assume that return is complete on 31 दिसंबर। Assume करो रिटर्न 31 दिसंबर को कंप्लीट है 2007 को। बताओ वो अमेंडमेंट कब तक कर सकता है? ये कौन सा सेक्शन पूछ रहे हैं? अमेंडमेंट कब तक कर सकता है? 122 का 2। बताइए अमेंडमेंट कब तक कर सकता है? ये सवाल आज अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी दफा आया है। एक जुबैदा वाला था ये सवाल, एक क्लास के शुरू के 10 मिनट में हमने सवाल किया था, अब ये तीसरी दफा सवाल आ रहा है। बताओ पहली दफा अमेंडमेंट कब तक कर सकता है? और तीनों सवालों में पहली दफा अमेंडमेंट पूछी है, अमेंडेड को अमेंड करना नहीं पूछा, क्योंकि अगर अमेंडेड को अमेंड करना जिस रैंड में पूछेगा उसमें पहली अमेंडमेंट की डेट देगा। आप बताएं हमारा ईयर एंड क्या है? 7। इसकी रिटर्न कब जमा करवाई? 31। हमारा ईयर एंड 30/7 है। इसकी रिटर्न कब जमा कराई? क्योंकि कंपनी ने दिसंबर तक जमा करानी होती है। इस दिन रिटर्न जमा करवाई, तो पेपर में रिटर्न के साथ हम ऐसे लिख लिया करते हैं समझने के लिए, एज्यूम्ड असेसमेंट ऑर्डर। एन असेसमेंट ऑर्डर कैन बी अमेंडेड विद इन 5 years फ्रॉम द एंड। 30/8 से गिनना शुरू करना है। 9, 10, 11, 12, 13। तो 30/13 तक आप फर्स्ट अमेंडमेंट कर सकते हैं। और अगर इससे पहले आपने फर्स्ट अमेंडमेंट कर दी है तो इसके बाद फिर सेकंड भी कर सकते हैं विद इन द लेटर ऑफ 1 और 5 years। वो तो नहीं बताना।
इसने तो फर्स्ट अमेंडमेंट पूछी थी कब तक हो सकती है, वो 30 जून 13 तक हो सकती है। ओके, अगली बात बताएं मुझे कि इज द ऑफिसर जस्टिफाइड इन इशूइंग द अबव नोटिस। ये नोटिस कौन सा है ये पता होना जरूरी है। ये सबसे टफ पार्ट था इसका, अगर आप पकड़ पाए। अब उसने नोटिस कब तक इशू करने, बाकी इजी मार्क्स छुपे हुए थे, जाहिर बात है 10 में से 11 में से 8-9 नंबर आ ही जाने थे, ये तो 1-2 नंबर का है बस। 180 दिन गिने। फिर पहले देखें ना, रिटर्न में कमी है, रिटर्न में जो कमी पूरी कराई जाती है वो किस सेक्शन के तहत पूरी कराई जाती है। रिटर्न में जो कमी पूरी कराई जाती है वो कराई जाती है सेक्शन 120 के तहत। रिटर्न में जो कमी पूरी कराई जाती है वो पूरी कराई जाती है सेक्शन 120 के तहत। अब अगर सेक्शन 120 के तहत आपके रिटर्न में कमी पूरी करवाई जा रही है तो इफ रिटर्न इज इनकम्प्लीट कमिश्नर शैल इशू अ नोटिस इन्फॉर्मिंग डेफी द अबव नोटिस कैन बी इशूड विद इन, ये नोटिस इशू किया जाएगा फ्रॉम द विद इन 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ द इन विच रिटर्न इज। आप बता दें व्हेन द रिटर्न इज फर्निश्ड 31 दिसंबर 7। व्हाट इज द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर 30 जून 8। 30 जून 8 के बाद मैंने कहा था इस सिनेरियो में रटा मार लीजिएगा, दिन हमेशा 30 जून 8 के बाद दिसंबर में एंड हुआ करेंगे क्योंकि फाइनेंशियल ईयर 30 जून को एंड होता है। 27 दिसंबर, तो 27 दिसंबर, बोले 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 30 जून 8 के बाद, एक्सेलेंट, 27 दिसंबर 2008 वॉज द लास्ट डेट। लेट हो गए हो तुम कमिश्नर, 180 दिन गुजर गए हैं। 27 दिसंबर 8, और तुमने कब किया है वर्सेस, इन दोनों का कंपैरिजन करना था आपने पेपर में। सेक्शन 120, दैट वाज अ बिट टफ बट इट वाज सो। तो मैं परसों क्लास होगी हमारी इसी तरह, और फिर नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह मंडे को कर लेंगे। अच्छा क्या कहते हैं, अभी आपको सवाल बता दिए जाएंगे जो अगली दफ़ा हमने करने हैं, ताकि आप उनको अच्छे तरीके से एक दफ़ा देखें। अब निकालें सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल। अच्छा, ये जो चैप्टर है, किधर है टैक्स की बुक, रिलैक्स हो गए या फिक्रमंद हो गए चैप्टर के बारे में? रिलैक्स हो गए, ओके। इससे पिछली अटेम्प्ट कौन सी थी? सितंबर, किधर आ रही है सितंबर, ये आ रही है। ये देखिए ना, जैसे ये होता है चैप्टर 15 जैसे शुरू में रिटर्न ऑफ इनकम, इसमें अब हमने क्या पढ़ा था, किस किस ने रिटर्न जमा करवानी है, रिटर्न कब मुकम्मल समझी जाएगी, रिटर्न के अंदर 12 महीने से कम वाली, अगर आपने रिटर्न जमा नहीं करवाई तो 30 दिन या उतने दिनों के अंदर अंदर आपसे रिटर्न मांगी जाएगी पिछले 5 या 10 साल की, रिटर्न रिवाइज करने की शराइत क्या है, और अगर रिटर्न रिवाइज करते हैं तो कितना टैक्स जमा करवाना पड़ेगा। ये 6-7 बातें पढ़ी हैं सेक्शन में। ज़बरदस्ती आपसे टैक्स ले सकते हैं गैस बिजली बंद करके। किन लोगों ने रिटर्न जमा नहीं करवानी, विडो वगैरह। वेल्थ स्टेटमेंट में 3 बातें थी शायद। वेल्थ स्टेटमेंट में होता क्या है, वेल्थ स्टेटमेंट जमा किस किस ने करवानी है, और वेल्थ स्टेटमेंट रिवाइज कब कैसे कर सकते हैं, होगी बात।
ये इधर देख लें, फॉरेन इनकम एंड एसेट स्टेटमेंट जमा किसने करवानी है और उसके पर्टिकुलर्स क्या हैं। और आखिरी बात लिखी हुई थी, अगर आपने जमा नहीं करवाई तो कमिश्नर आपसे मंगवा लेगा। नोटिस ऑफ डिसकंटिन्यूड बिजनेस आपने देना है अगर आपने, और बाद में रिटर्न भी जमा करानी है। अगर आपने ना दिया तो फिर कमिश्नर आपको भेजेगा। मेथड ऑफ फर्निशिंग रिटर्न में कंपनी और इंडिविजुअल्स की डेट्स दी हुई थी, एक्सटेंशन में बात की हुई थी। असेसमेंट में यह था कि रिटर्न एज्यूम्ड असेसमेंट है लेकिन ऑटोमेटेड एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं, और अगर रिटर्न इनकम्प्लीट है तो 180 दिनों के अंदर वो कमी आपसे पूरी करवाएगा, और ना कमी पूरी की तो रिटर्न इनवैलिड हो जाएगी। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट किन लोगों की हो सकती है, पहले हमने ये पढ़ा था, और फिर हमने ये पढ़ा था कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट जिन लोगों की हो सकती है, इसमें एक दो पॉइंट्स रहते हैं मुझे पता है, वो अगली क्लास में कर लेंगे। बेस्ट जजमेंट किन लोगों की हो सकती है, और इसमें अगला पॉइंट हमने ये पढ़ा था कि बेस्ट जजमेंट असेसमेंट कितने साल के अंदर हो सकती है, और करने के बाद फिर सेंड भी करना जरूरी है। अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर की तो बहुत दफ़ा बात हुई भी है कि अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर से मुराद है कि दो काम करें आप 5A वाले, पहली टाइम लिमिट है, दूसरी टाइम लिमिट है, और फिर उसके बाद ये भी लिखा हुआ है अगर आप रिवाइज रिटर्न जमा करा दें उसका स्टेटस बन जाता है अमेंडेड असेसमेंट ऑर्डर। ओरिजिनल रिटर्न का स्टेटस बनता है असेसमेंट ऑर्डर। रिवीजन बाय कमिश्नर ये था कि कमिश्नर अपनी छोटे की गलती सही कर सकता है लेकिन इससे टैक्स पेयर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन कमिश्नर अपने छोटे की गलती सही कर सकता है, लेकिन कमिश्नर तब तक ये रिवाइज नहीं कर सकता जब तक टैक्स पेयर के पास अपील करने का टाइम हो, क्योंकि हो सकता है उसका अपील करने का इरादा हो। लेकिन अगर कमिश्नर अपील के पास ना जाए 30 दिनों में तो फिर आप जो है रिवीजन कर सकते हैं। चीफ कमिश्नर अपने छोटे कमिश्नर के ऑर्डर को रिवाइज कर सकता है, ये पढ़ा था। एग्रीड असेसमेंट इन सर्टन केसेस पढ़ा था, वो जो पावर पॉइंट की स्लाइड थी, मुकमुका कर लें, अगर टैक्स पेयर मान गया है नहीं मानना वो शायद बातें याद हों आपको। प्रोविजनल असेसमेंट, आपका कोई एसेट इंपाउंड कर लिया, गवर्नमेंट ने कब्जे में ले लिया तो कच्ची असेसमेंट होगी, और अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है तो ये दो लाइनें लिखी हुई थी, फिर डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा तो असेसमेंट होगी। एविडेंस असेसमेंट में ये लिखा हुआ था कि कमिश्नर जो असेसमेंट ऑर्डर आपके घर भेजेगा वो बिल्कुल सही समझा जाएगा, उसमें आपने गलतियां नहीं निकालनी। अगर आपको मोटा मोटा समझ आ रहा है, ये पुराने लॉ की चीज़ है, ये पुराना सफ़ा है, इसको तो आप छोड़िए, ये है ही नहीं। कमिश्नर अपील, प्रोसीजर इन अपील, उसका फैसला क्या आएगा, अपीलेट ट्रिब्यूनल में कौन होगा, वहाँ आप अपील कैसे करेंगे, वो फैसला कैसे करेगा, हाई कोर्ट को केस रेफर कैसे होगा, बीच में एक रास्ता ADRC का भी है, और आखिरी दिन जो 2 सेक्शन पढ़े थे, ये तो चीज़ें ताज़ा ताज़ा पड़ी हुई हैं जी। निकालें सेल्स टैक्स का न्यूमेरिकल चैप्टर, और फिर सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल 1 घंटे में करके फिर आधे घंटे में वो कल वाला भी खत्म करना है जो शुरू किया हुआ है, उसके लिए जगह छोड़ दीजिएगा कल वाले के लिए। सेल्स टैक्स न्यूमेरिकल किस सफ़े पे है जी? कोई फ़ायदा हुआ है या आज के पास पेपर करने का 1 घंटा हमने ज़ाया कर दिया चैप्टर 15 पे? कुछ थोड़ा थोड़ा समझ आई हैं चीज़ें, वो बता देना कोई हाँ ना कुछ। अच्छा, चैप्टर नंबर 23, अच्छा ये जो न्यूमेरिकल है ये 60-70% अल्लाह का शुक्र है हर बंदे से हो जाना था, लेकिन इसमें ना एक दो चीज़ों का ज़रा आपने ना ध्यान रखना है। न्यूमेरिकल में ये थोड़ा सा ना अजीब सा न्यूमेरिकल आया था, बहरहाल आई के आपको फिर कहा, बाद में वो सीधा हो गया। ये थोड़ा सा अजीब सा न्यूमेरिकल आया था, इसमें एक दो बातें बहुत अजीब सी थी, वो अजीब सी बातें अब हम आपको बताने लगे। सरमाया एसोसिएट्स, एक दफ़ा पूरा सवाल इसके लिए पढ़ना पड़ेगा, फिर सवाल शुरू होगा। अगर पूरा सवाल आपने पेपर में पढ़ना तो होता ही है, अगर नहीं भी पढ़ा था तो 60-70% मार्क्स आपके आ जाने थे इसमें, वो कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं थी। सरमाया एसोसिएट्स इज इंगेज्ड इन द, पेज नंबर 6, पता नहीं क्या बोल रहे हैं, 88। सरमाया एसोसिएट्स इज इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई ऑफ पर्सनल केयर आइटम्स। It is registered with sales authorities as manufacturer, importer and distributor. The following information is extracted from the records for the month of August. मिल गया था? चले। Purchase from registered supplier, ये तो 18% वाली परचेज है। रॉ मटेरियल खरीदा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स, और रॉ मटेरियल खरीदा है फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्ट गुड्स। तो इसको वर्किंग 2.1 और 2.2 में ले जाएंगे, क्योंकि ये कॉमन नहीं है, ये बताया हुआ है अम्मी अब्बू के लिए या किसके लिए। रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग टैक्सेबल गुड्स एंड रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग एग्जेम्प्ट गुड्स, मैन्युफैक्चर बनाने के लिए। कुछ चीजें पाकिस्तान में बना के बेचनी, सॉरी जो रॉ मटेरियल हमने खरीदा है उससे जो चीज़ें मैं मैन्युफैक्चर करूंगा उससे कुछ टैक्सेबल सेल करूंगा, गाड़ियां बना के बेचूंगा, और कुछ होली कुरान की सेल करूंगा। ये रॉ मटेरियल वर्किंग 1 में लेके जाना है या 2.1 2.2 में?
डिटर्जेंट खरीदे 800 किलो, 8,40,000 रुपए का। अच्छा, ये जो लिखा होता है ना मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई, इसका मतलब होता है कभी बना के बेचता है, कभी खरीद के बेचता है। मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई का ये मतलब होता है, ट्रेडर भी है सॉर्ट ऑफ, ये भी जरा ध्यान में रखिएगा। 800 किलो डिटर्जेंट हमने खरीदा है 8,40,000 रुपए का, लेकिन उस डिटर्जेंट की रिटेल प्राइस है 1200 पर केजी। उस डिटर्जेंट की रिटेल प्राइस है 1200 पर केजी। अब परचेज को आप चेक ना करें इसकी परचेज प्राइस क्या है पर यूनिट, वो 1200 से कम ही होनी है। चीज़ों को थर्ड शेड्यूल लिखा नहीं, लेकिन रिटेल प्राइस का लफ्ज आ जाएगा तो अंडरलाइन करें, इसका मतलब थर्ड शेड्यूल ही हुआ करेगा। थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ों को किस पे रिकॉर्ड करना होता है? रिटेल प्राइस पर। तो हम 800 की परचेज 8,40,000 पे रिकॉर्ड करेंगे या 800 ज़रब 1200 पे रिकॉर्ड करेंगे? वैसे ही जरा देख लें 800 ज़रब 1200 कितना आ रहा है भाई, पेन मंगवाओ। 9,60,000 पे हम परचेज रिकॉर्ड करेंगे। गुड्स आपने कैश में खरीदी हैं, यहां सेक्शन 73 लिख लें, 50,000 से ऊपर की परचेज कैश में नहीं हो सकती, ये परचेज हमें डेड करनी पड़ेगी। ये वर्किंग वन में लेके जाएंगे, इनके साथ तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, डेड करेंगे। 50,000 से ऊपर की परचेज, सेल्स टैक्स में 50,000 है, सेल्स टैक्स में 2.5 लाख और 25,000 नहीं है, सेल्स टैक्स में सेक्शन 73 में 50,000 लिखा हुआ है। परचेज ऑफ टैक्सेबल गुड्स फ्रॉम, क्या करेंगे जल्दी बताएं? अनरजिस्टर्ड से डेड कर देंगे, बस चले आगे। इंपोर्ट ऑफ 2000 बोतल ऑफ शैम्पू फ्रॉम फ्रांस, 2000 बोतल ऑफ शैम्पू खरीदी हैं फ्रांस से, वैल्यूड एट 20 लाख, रिटेल प्राइसेस 1900। नाउ दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। ये 25% वाली चीजें हैं, आईकैप ने नहीं बताया था कि ये 25% वाली चीजें हैं। जब ज्यादा लोग बोले तो फिर लेटेस्ट अटेम्प्ट में जो सवाल आया है उसमें आईकैप ने बता दिया है कि ये 25% वाली चीज़ है, क्योंकि वो टेबल हम याद नहीं कर सकते जो टेबल 25% की चीज़ों वाले दिए हुए हैं। तो इस अटेम्प्ट में उससे गलती हो गई थी, बाद में लोग बड़ा बोले थे कि ये इनकम टैक्स में तो तुम डेप्रिसिएशन तक के रेट बता रहे हो और इधर इतनी बड़ी चीज़ तुमने नहीं बताई कि 18% रेट लगना है या 25% रेट लगना है। इंपोर्टेड शैम्पू पर 25% रेट लगता है और रिटेल प्राइस का मतलब है, अच्छा जो थर्ड शेड्यूल की चीजें होती है ना वो जरूरी नहीं लोकल हो, वो लोकल इंपोर्टेड कोई भी हो सकती हैं थर्ड शेड्यूल की चीजें। अब जरा जाके देखते हैं चैप्टर नंबर, उस्मान दे जाए मुझे, अब जरा जाके देखते हैं चैप्टर नंबर 20 में। अच्छा आज का ना हम जो आपको होमवर्क भेजेंगे वो जरा आपने तसल्ली से करके लाना है परसों से पहले पहले, ताकि परसों जब हम वो डिस्कशन करें जज़ाकल्लाह तो आपने वो चीज़ें की हों। कौन सी बात मैं कर रहा था बताएं? हाँ हाँ 25% वाली, 25%। तो इन चारों टेबल्स में ना फर्क भी हमने तसल्ली से देखना है अगली क्लास में। गुड स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल, गुड स्पेसिफाइड इन थर्ड शेड्यूल, ये तो यानी लोकली पाकिस्तान की बात ही हो रही होगी ना। फिर आगे लिखा हुआ है इंपोर्ट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स, इंपोर्ट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स। अच्छा ये ना चीज़ें, ये वाली सारी चीज़ें भी जो पाकिस्तान के अंदर है, क्योंकि कुछ नहीं लिखा होता तो चीज़ें लोकल होती हैं, लोकली खरीद के लोकली बेच रहे हैं या लोकली बना के बेच रहे हैं, ये इंपोर्ट्स हैं। मेरा नहीं ख्याल इसको याद करना है, ऐसे ही मैं देख रहा था कि अगर याद करना हो तो कैट्स के लिए पेट फूड और कॉफ़ी चॉकलेट और सीरियल, तो 4 सी हो गए। कैट्स के लिए पेट फूड, यानी कि वो तो पी है असल में पेट फूड, तो कैट्स के लिए पेट फूड, कॉफ़ी, चॉकलेट्स और सीरियल, ये 4 चीज़ें अगर इंपोर्ट करेंगे तो 18% रेट ही है। अगर थर्ड शेड्यूल की इनको उसने करार दी है, इसमें 18% रेट ही है। ये लोकल का 18% है और ये इंपोर्ट का 18% है। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शंस लगाकर थर्ड शेड्यूल के आइटम्स को हायर रेट पे डाल सकती है। इस पावर को फेडरल गवर्नमेंट ने नीचे वाली लाइन कह रही है एक्सरसाइज कर लिया हुआ है और इन चीजों पर इंपोर्टेड पे 25% लगा दिया हुआ है। ये चीजें शायद उसको गवर्नमेंट को लगा था कि ठीक है इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, तो इस पे नहीं लगाया 25,
ये हुकूमत ने कहा कि ऐसे ये याशी वाली चीज़ें, एरिटेड वाटर, सिगरेट, कॉस्मेटिक, टिश्यू पेपर, हाउस होल्ड आर्टिकल, होम आइसक्रीम, ये आईकैम ने पूछा था। इंपोर्टेड ग्लव्स उसने ऊपर से उठाया था और शैम्पू ग्लव्स उसने यहाँ से उठाया था और रेट लगाया 25%, हमें बताए बगैर। इंपोर्टेड शैम्पू पे रेट कितना लगेगा? 25। बट दैट शुड नॉट हैव बीन डन। अल्लाह का शुक्र है इस अटेम्प्ट से उसने सीधा कर दिया। ये लेटेस्ट अटेम्प्ट का सवाल आपको अगली क्लास में होमवर्क में देंगे, उससे पहले आप करके आएंगे, उससे अगली क्लास से पहले उसमें हम आपको बताएंगे। उसने बताया हुआ रेट 25% है। तो दैट इज द वर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन। तो बता दें जी, ये जो 2000 बोतल्स हमने इंपोर्ट की हैं शैम्पू की, इसको जब परचेज में डालेंगे तब भी 25% और सेल में डालेंगे तब भी 25%। और परचेज प्राइस पर रेट नहीं लगना, ये अलग बहस है कि ये रिटेल प्राइस का मतलब होता है कौन सी चीजें हैं। थर्ड शेड्यूल की चीजें अल्लाह का शुक्र है याद नहीं करनी, वो बताता है या थर्ड शेड्यूल का लफ्ज लिखता है या रिटेल रेट। मसला उसने ये नहीं बताया था कि इस पे 18 लगना है या 25 लगना है, ये मैं कह रहा हूं ये मसला था। तो कोई नहीं, एक दो का नंबर कट जाने थे जिन्होंने 18 लगा दिया था, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चले जी, अब ये इंपोर्ट हमारी नॉर्मल परचेज है, इसको परचेजेस में इंशाल्लाह हम डाल देंगे। आगे चलें। मशीन हमने खरीदी है 27,50,000 की, इसमें 10% मार्कअप पड़ा हुआ है, वो देख लेंगे जब एडजस्टमेंट आएगी, कोई मसला नहीं। मशीन को वर्किंग 1.1 में शायद हम लेके जाते होते हैं। सेल, लो जी, अभी तक परचेज का डाटा आ रहा था, अब किसका डाटा आना शुरू हो गया? सेल टू रजिस्टर्ड आ रहा है पहले, नो फर्दर टैक्स, और सेल टू अनरजिस्टर्ड आ रहे हैं, उसी तरतीब से चीजें दे रहे हैं। सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन, टॉयलेट सोप्स आपने बेचे हैं किसी फैक्ट्री में जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है, ताकि उसका स्टाफ ये इस्तेमाल करे। भाई ये जो सेल है ना, ये सेल फर्दर टैक्स वाली नहीं है, या 0% भी नहीं है। फर्दर टैक्स तो मुझे बोलना ही नहीं चाहिए था, ये 0% वाली नहीं है। हमने कहा था आप एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन वाले इलाकों में अगर रॉ मटेरियल बेचें ताकि वो आगे फिनिश गुड्स बाहर के मुल्कों में बेचें, तो आपकी सेल भी एक्सपोर्ट सेल, आपकी सेल जीरो रेट बन जाती है। एक्सपोर्ट सेल तो नहीं है, लोकल सेल ही, आपकी सेल भी जीरो रेट बन जाती है। लेकिन आपने तो उनको रॉ मटेरियल ही नहीं बेचा, आपने तो उनको टॉयलेट सोप बेचे हैं। उन्होंने उसको रॉ मटेरियल बना के कोई सोपा नहीं बनाना, बल्कि उनके फैक्ट्री स्टाफ ने हाथ धोने हैं। तो मोहतरम ये तो सेल टू फैक्ट्री है ही नहीं, ये तो सेल टू एंड कंज्यूमर है। फैक्ट्री के अंदर लोगों ने इससे हाथ धोने हैं, वो तो एंड कंज्यूमर है। ये लोग तो सोप को इस्तेमाल करके फेंक देंगे, तो लिखें इट इज अ सेल टू एंड कंज्यूमर। इसको 18% में पड़ा रहने देंगे, इस पे 0% नहीं लगाएंगे। और अगर ये रॉ मटेरियल होता सोपी, जिससे उन्होंने सोपा बना के बाहर के मुल्क बेचना होता, फिर 0 रेट लगाते। ये तो लेकिन सेल टू एंड कंज्यूमर है। आगे सेल टू एंड कंज्यूमर, 500 किट्स ऑफ शेविंग क्रीम, शेविंग क्रीम की 500 किट्स हैं, सोल्ड फॉर कंजम्पशन अबोर्ड ऑन अ कन्वेंस विच इज प्रोसीडिंग आउटसाइड पाकिस्तान। तो बता दें ये सेल कहां जाएगी? 0 रेट सेल में। दीज किट्स वर परचेज्ड फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर, ओहो रिटेल प्राइस, ये तो थर्ड शेड्यूल वाली चीजें हैं। और आगे उसने बताया भी नहीं कितने की बेची हैं, क्योंकि उसे पता है ये थर्ड शेड्यूल वाली चीज़ों का खरीदना भी रिटेल प्राइस पे रिकॉर्ड होता है, उनका बेचना भी। देखें बड़ा तेज है, उसने सेल प्राइस बताई नहीं कहीं पूरे सवाल में, उसने रिटेल प्राइस बताई है कितने की बिक सकती हैं। वो रिटेल प्राइस पे बिकी होंगी, फिर खरीदना भी रिटेल प्राइस पे रिकॉर्ड करना है, बेचना भी। अच्छा जी, दीज किट्स वर परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम अ डिस्ट्रीब्यूटर फॉर 4.5 लाख ऑन यकम फरवरी। द रिटेल प्राइस ऑफ किट वॉज 1200 एंड पेमेंट इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। ये एक नया स्यापा आ गया। डेटा तो दे रहा था सेल का, सेल इंक्लूड 500 किट्स, तो सेल में तो हम डालेंगे इसको। सेल का डेटा देते देते उसने कह दिया कि ये जो है ना परचेज की अभी तक पेमेंट नहीं हुई। अब हमें सवाल सॉल्व करते हुए 180 दिन वाला चेक लगाना पड़ेगा, और इस परचेज को डिस्ट्रॉयड गुड्स की तरह वर्किंग 1 में नेगेटिव साइन के साथ शो करना होता है। जैसे डिस्ट्रॉयड गुड्स को नेगेटिव साइन के साथ शो करना होता है, ऐसे इस परचेज को भी नेगेटिव साइन के साथ शो करना होता है अगर हमारे महीने में 180 दिन पूरे हों। अगर हमारे महीने में, वो फिर वक्त आने पे 180 दिन गिन लेंगे। तो पेमेंट अगर किसी परचेज की 180 दिन पुरानी हो गई है, तो बेगम ने कहा था ले मुजरिम खाना खा,
तो वो वाला कॉन्सेप्ट करेंगे, 180 दिन गिनेंगे। ये एक बीच में छोटा सा उसने कॉन्सेप्ट डाला, ये इसको ब्रैकेट में, पेमेंट फॉर दीज गुड्स इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। सेल में तो इसको रिकॉर्ड कर दीजिएगा, लेकिन परचेज हो सकता है रिकॉर्ड हो चुकी होगी, परचेज फरवरी में रिकॉर्ड हो चुकी होगी और रिकॉर्ड होनी भी चाहिए थी, क्रेडिट परचेज रिकॉर्ड होनी चाहिए, लेकिन रिकॉर्ड होने के बाद रिवर्स होती है अगर 180 दिन में पेमेंट ना हो। चीजें हैं जो 3,25,000 की आपने क्रेडिटर को दे दी हैं, उसको पैसे देने थे आपने 3.5 लाख, लेकिन आपने उसको मिन्नत की जाके, आपने कहा 3,25,000 की चीज ले लो, बस चुप करो। भाई अब वैसे ही आपसे पूछ रहा हूं, सेल तो फेयर वैल्यू पे ही रिकॉर्ड होगी ना सेल्स टैक्स में। अगर एंट्री करनी है तो एंट्री देख लें, क्रेडिटर को देने थे 3.5 लाख, तो हमने क्रेडिटर किया डेबिट और अपनी सेल की क्रेडिट, बाकी मेरी खुशी है, उस खुशी पे तो सेल्स टैक्स नहीं होता ना, सेल्स टैक्स तो गुड्स के ऊपर होता है। तो बेहतर है कि 3 लाख, इसमें ये ना कहिएगा ये फेयर वैल्यू है, भाई ये फेयर वैल्यू नहीं है चीजों की, ये तो मैंने जो उसको पैसे वापस करने थे, ये तो उधार की फिगर है। मैंने उससे उधार पे कितने की चीजें ली हुई थी? 3.5 लाख। अब मेरे पास पैसे नहीं थे अभी उधार वापस करने के लिए, मैंने उसको चीजें बेच दी। कितने वाली चीजें बेची? व्हाट इज द ओपन मार्केट प्राइस ऑफ सप्लाई? बस 3.25 लीजिएगा, ये तो मेरा उधार था, ये सेल में डाल देंगे बस। गुड्स वैल्यूड एट, ये तो ऐसे कहानी मारी हुई है इसने, ये पढ़ेंगे तो आप कहेंगे अच्छा अच्छा अच्छा। आगे जी, सेल टू अनरजिस्टर्ड पर्संस इंक्लूड, अनरजिस्टर्ड में सारे नहीं होते लाइबल टू बी रजिस्टर्ड, कुछ वैसे भी होते हैं, कोई मसला नहीं। ये अनरजिस्टर्ड को हमेशा ही नहीं 18+4 में ले जाना। सेल टू अनरजिस्टर्ड इंक्लूड 500 बॉटल्स ऑफ शैम्पू, 500 बॉटल्स ऑफ सोल्ड टू अ होलसेलर, एंड गुड्स 575 सोल्ड टू एंड कंज्यूमर को तो अनरजिस्टर्ड में नहीं डालेंगे, इसमें तो नो फर्दर टैक्स। अच्छा भाई ने तो मैसेज कर दिया था 9 बजे सीएस टैक्स अमेरिका शुरू होना है, चलें आ जाए, चलो अभी हम शुरू करने लगे हैं, शुक्र है फिर भी टाइम पे आ गए। 500 बॉटल्स ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू सोल्ड टू होलसेलर। अच्छा ये इंपोर्टेड शैम्पू कितनी बॉटल्स खरीदी थी? 2000। इंपोर्टेड शैम्पू कितनी बॉटल्स खरीदी थी? 2000। इसमें से कितनी बेच दी पाकिस्तान में? 500। और बाकी 1500 आपने क्या कर दी? एक्सपोर्ट कर दी। अब मुझे बता दें, आप बड़े हो गए हैं, एक्सपोर्ट सेल को कहां डालेंगे? एक्सपोर्ट सेल को कहां डालेंगे? वेल डन, 0 रेट। और लोकल सेल जो हुई है पाकिस्तान में, उसे कहां डालेंगे? भाई ये थर्ड शेड्यूल की चीजें हैं, थर्ड शेड्यूल की चीजें अगर अनरजिस्टर्ड को भी बेचें, मैंने आपको बताया था क्या क्या आते हैं नो फर्दर टैक्स में, सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री, सेल टू एंड कंज्यूमर, सेल ऑफ थर्ड शेड्यूल आइटम। थर्ड शेड्यूल को भी हमेशा फर्दर टैक्स में डालना है या नो फर्दर टैक्स में? तो इन पे कौन सा फर्दर टैक्स लगेगा? ये तो सेल टू अनरजिस्टर्ड तो है, लेकिन कौन है? लेकिन भाईजान रिटेल प्राइस वाली चीजें हैं ये 8 लाख नहीं लेना, ये 37,50,000 नहीं लेना, ये तो धोखा है। 8 लाख और 37,50,000, ये 8 लाख और 37,50,000 लेने या थर्ड शेड्यूल वाली चीजों की रिटेल प्राइस ये दी हुई है, ये 1900 दी हुई है। रिटेल प्राइस लेनी है या एक्चुअल सेल प्राइस? रिटेल प्राइस। द सेकेंड वर्स्ट पार्ट ऑफ, एक वर्स्ट पार्ट ये था कि इसका 25% रेट नहीं बताया। द सेकेंड वर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी इज के ये जो शैम्पूज हैं ये आगे उसने बता दिया है ये किस सेल में इस्तेमाल हुए हैं, इसलिए इस परचेज को वर्किंग 1 में नहीं डालेंगे, इसको वर्किंग 2.1 2.2 ऑलरेडी खुल चुकी है, वर्किंग 2.3 में डालेंगे, बिकॉज दिस परचेज ऑफ 2000 इज फॉर एक्सपोर्ट सेल एंड फॉर थोड़ा सा लोकल सेल। और अगर इस परचेज को हमने वर्किंग 1 में डाल दिया तो फिर तीनों सेल में पोर्शन हो जाना था। ये बहरहाल आई के आपको कहा था कि जान दो यार, ऊपर से परचेज बच्चा उठाए और फिर सोचे फॉर तुमने लिखा भी नहीं साथ, और इधर तो तुमने फॉर लिखा है, ये वाला फॉर कि दिस परचेज इज फॉर, ये दोनों तो परचेजेस समझ आ रही हैं, लेकिन ये परचेज भी आगे जाके पता चला दिस परचेज इज, दिस इंपोर्ट इज फॉर एडजस्टमेंट 6
इंपोर्ट इज फॉर एडजस्टमेंट 6 एंड एडजस्टमेंट 7। ये इंपोर्ट किस में इस्तेमाल हुई है बोले? फॉर थोड़ी सी एक्सपोर्ट सेल एंड फॉर थोड़ी सी लोकल सेल। और अगर इसको वर्किंग 1 में डाल दिया खुदा ना खास्ता इस परचेज को, तो क्या होगा? ये मेरे ख्याल से एक टेक्निकल पॉइंट था इस लेवल के ऊपर, ये उसे आपको नहीं पूछना चाहिए था कि दिस परचेज इज फॉर। कोई मसला नहीं, जो लोग वर्किंग 1 में ले गए थे सिर्फ उसके नंबर कटने चाहिए थे। सेल में तो वो अल्लाह का शुक्र है, जब यूएई देखा होगा एकदम जीरो रेट सेल में लेके गए होंगे, वहां तो गलती हुई नहीं होगी। तो इन चीज़ों से फिर हम परेशान नहीं होते, इक्का दुक्का चीज़ें ऐसी चलती रहती हैं। तो इस परचेज के साथ उसने बताया नहीं फॉर, लेकिन नीचे जाके फॉर बता दिया है। थोड़ा सा हमने ये एहतियात करना शुरू कर दी इस अटेम्प्ट के बाद कि देख लिया करें कोई खरीदी हुई चीज़ का नाम दोबारा नीचे रिपीट तो नहीं हो रहा। लेकिन उस एहतियात के बावजूद अगली अटेम्प्ट्स में वो अब आई अब दोबारा नॉर्मल हो गया। ये जो 2 अटेम्प्ट से सवाल आ रहे हैं दोबारा अपने ठंडी अप्रोच पे आ गया। बिजली का बिल है भाई, अब जाके उसने ऊपर भी आपको 3-4 एडजस्टमेंट सान दी थी, नीचे भी उसने सान एडजस्टमेंट हो गई। बिजली का बिल है 54,000 रुपये का जो कैश में पे हो गया। कैश में पे हो सकता है, कोई मसला नहीं, इसको इनपुट वर्किंग 1 में डाल देंगे। और ऐसे परचेज गुड्स ऑफ 4,55,000 इनपुट है। जनवरी का इनपुट भूला हुआ है, पता नहीं कब रिकॉर्ड करेंगे, अगले 6 महीने में रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ऊपर नीचे दरमियान में एक दुक्का एडजस्टमेंट डाल के ऊपर नीचे उसने हलवा करके आधे मार्क्स तो वैसे दिए हैं आपको। 10 नंबर अल्हम्दुलिल्लाह इजीली आ सकते हैं हर बंदे के। चलें शुरू करें। मार्कर भाई, मार्कर से पता करवाओ। ओके, न्यूमेरिकल का फेस तो अभी मैं नहीं बना रहा, थोड़ी देर में बना लेंगे। वर्किंग 1 से शुरू करते हैं। जी, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल फॉर टैक्सेबल सेल। परचेजेस फॉर टैक्सेबल सेल। कोई लाल नीला भी ला दो ना। दिस परचेज इज फॉर टैक्सेबल सेल। बोले परचेज कितनी है? 80 जरा 18%। 1566। भाई वो एक मार्कर कल मैंने कहा था दूसरे कैंपस में लेके जाना, याद से वो पता नहीं किधर रह गया। इट इज 700 इंटू 18%। पता नहीं कितने साल पुराना 16% रेट याद आ गया। हमने तो जब सीए शुरू किया था 15% था। अभी डरते ही रहते हैं, रेट गवर्नमेंट ने बदल दिया, साढ़ा चैप्टर 23 फारग हो जाना सारा ही। ओके आगे चलें। रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग exempt sale, working 2.2. So this purchase is बोलें for exempt sale. Purchase for exempt sale. जी बोलें जी। This purchase is for exempt sale. जो परचेज किसी खास मकसद के लिए हो तो उसको वर्किंग 1 में लेके मत जाएं। 800 किलो डिटर्जेंट, बस ठीक है, इसको रिटेल प्राइस पे रिकॉर्ड करें। रिटेल प्राइस वाली चीजों को कौन सी चीजें कहने? थर्ड शेड्यूल वाली चीजें। रिटेल प्राइस वाली चीजों को थर्ड शेड्यूल वाली चीजें कहने जी। परचेज ऑफ डिटर्जेंट, जी बोलें। 800 क्वांटिटी है और 1200 रिटेल प्राइस है, इज इक्वल टू 960 इंटू 172.8। साथ साथ इस टॉपिक में परसेंटेजेस लगाते रहे वर्किंग 1 में।
गुड्स वर्थ रुपीज, ये फ्रॉम खान एंटरप्राइज बाय पेमेंट इन कैश, परचेज इन कैश रुपीज इनएडमिसिबल, पूरा लिखिएगा पेपर में और आगे डैश डालिएगा। अच्छा, वैसे एक चीज आप लोगों ने नोट की होगी, जिन चीजों को इग्नोर करते हैं ना हम इनकम टैक्स में, उनकी फिगर नहीं लिखते, लेकिन सेल्स टैक्स में आपने देखा होगा जिन चीजों को हम इग्नोर करते हैं उनकी फिगर जरूर लिखते हैं अंदर। ये एक नॉर्म है, आई कैप ने भी चलाई हुई। कल भी 2-3 न्यूमेरिकल जो किए थे इनकम टैक्स के, उसमें फिगर्स कुछ इग्नोर कर रहे थे, लेकिन उनकी फिगर को नहीं लिख रहे थे, बस नाम लिख के डैश डाल देते थे। आगे चलें, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड। अच्छा, कभी कभी कहते हैं कि जिन चीजों को इग्नोर कर रहे हैं उनकी रीजन भी बताओ, तो रीजन बताइएगा। एज दीज परचेजेस आर मेड इन कैश सो दीज आर इनएडमिसिबल। फिर वो कहते हैं कि जिनको इग्नोर कर रहे हो, यानी जहां जहां डैश डाला है उसको नीचे इंग्लिश में लिख के भी आओ। ये सवाल की रिक्वायरमेंट भी आजकल बन रही है कभी कभी। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड, इसको भी, इसकी भी अगर रीजन मांगी तो लिख के आ जाएंगे। परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड भी डेड करते हैं जी, बताएं 3850। अब देखें अभी तक कितना स्मूथली न्यूमेरिकल चल रहा है। ये वो इजी मार्क्स हैं जो आपने 20 में से लेने हैं, बड़ा स्मूथ चीजें चल रही होती हैं, वो इक्का दुक्का बीच में आ जाती हैं, उनसे परेशान ना होते। ट्राई टू, ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना होता है इन दिनों में। इन दिनों में कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना होता कि मुझे 2 एडजस्टमेंट समझ नहीं आई। वो 2 आपको कभी भी नहीं समझ आ सकती, आप 1 साल भी एक सब्जेक्ट को पढ़ने समझ नहीं आ सकती, उसमें कोई ना कोई मसला निकलना ही है। तो 100% अटेन करने की तरफ ना जाया करें चीजें। ओके, इंपोर्ट ऑफ 2000 बॉटल्स थोड़ी सी आगे जाके इस्तेमाल हुई है लोकल सेल के लिए, और थोड़ी सी इस्तेमाल हुई है एक्सपोर्ट सेल के लिए। फिलहाल इस परचेज को निकाल लें इधर साइड पे करके, फिर जिस मकसद के लिए इस्तेमाल हुई वहां इसको यूज भी कर लेंगे। फिलहाल निकाल के रख लें। वर्किंग 2.3 परचेज ऑफ, हाँ इंपोर्ट में अगर कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी उनको जमा करके सेल्स टैक्स लगाते हैं, ये तो हमें पता है। परचेज ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू जी 2000 इंटू 25%, 2000 इंटू 25%। परचेज ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू, फॉर के आगे मैं थोड़ा सा ऐसे ऐसे लिख रहा हूं, वो मौका आने पे देख लेंगे। 2000 इंटू 2000 क्वांटिटी। अच्छा, रिटेल प्राइस लेनी है या जो सवाल में गिवन है 2000 रुपया वो लेना है? 2000 इंटू 1900, जरा 25%, 950। परचेज ऑफ इंपोर्टेड शैम्पू फॉर, थोड़ा सा यूएई में सेल हुए हैं, थोड़े से पाकिस्तान में सेल हुए हैं। चलें जी आगे, सेल टू रजिस्टर्ड पर्संस जी, टैक्सेबल सेल। नो फर्दर टैक्स, फर्दर टैक्स। सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड टॉयलेट सोप। टॉयलेट सोप ऐसी फैक्ट्री को बेचे हैं जिसने आगे टॉयलेट बना के जिसने आगे सोप बना के बेचना है, या उसके फैक्ट्री स्टाफ ने हाथ धोने हैं, तो फिर तो ये सेल टू एंड कंज्यूमर है। तो इसको इसी तरह लिख के आइएगा पेपर में, सेल टू एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन फॉर फला मतलब, और आगे एंड कंज्यूमर। इन्होंने आगे कोई चीज नहीं बनानी, बल्कि इसको अपनी फैक्ट्री में हाथ धोने के लिए इस्तेमाल करना है, तो ये लोग एंड कंज्यूमर है। इनके बाद कंज्यूम किसी ने नहीं करना, बाकी धुला हुआ साबुन नालियों में जाएगा। अच्छा जी, 243। बाकी थर्ड शेड्यूल की कोई चीज होती है ना, तो या तो थर्ड शेड्यूल लिखा होता है या लिखा होता है उसके साथ रिटेल प्राइस, तो यहां से पता चल जाता है कि उसकी रिटेल प्राइस पे रेट लगाना है। आगे 500 किट्स ऑफ शेविंग क्रीम, 500 किट्स ऑफ शेविंग क्रीम सप्लाइड फॉर कंजम्पशन ऑफ बोर्ड। एक कन्वेंस जारी थी कराची से न्यूयॉर्क।
ये किट्स खरीदी थी 4.5 लाख की, वो खरीदी नहीं, तुमने अभी बेची है ना, खरीदी की फिगर ना बताओ मुझे बताओ बेची कितने की है। ओ बेची प्राइस नहीं दी, रिटेल प्राइस दे दी, तो सेल आप रिकॉर्ड कैसे करें इनकी, रिटेल प्राइस पर। अभी सेल वाली साइड चल रही है ना सवाल की, सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन इंक्लूड्स 500 किट्स, तो 0 रेट सेल में डालें नॉर्मल सेल में, और बता दें ना ऐसी फ्लाइट में जो कहां जा रही है, बाहर के मुल्क जा रही है। जी बोलें, क्वांटिटी 500 ज़रब इंटू 1200, वट एवर इट में भी, अभी छोड़ दें, 500 ज़रब 1200। ऐसी कन्वेंस जो बाहर के मुल्क में सामान लेके जा रही है, इसकी सेल को कहां डालते हैं, 0 रेट सेल में। आगे चलें। एक मसला आ गया, कोई पुरानी खरीदी हुई चीज डिस्ट्रॉय हो जाए, तो हमने कहा था वर्किंग 1 में उसको अलग लाइन नई डाल के माइनस कर देना है, और कोई पुरानी खरीदी हुई चीज अभी तक पे ना हुई हो, और हमारे महीने अगर उसके 180 डेज पूरे हो रहे हैं, ये शर्त है, अगर हमारे महीने उसके 180 डेज पूरे हो रहे हैं, तो फिर उस परचेज को भी लेस कर देना है, क्योंकि वो परचेज फरवरी में ऐड हुई होगी जब उधार पे खरीदी थी। तो बोलें अगर क्रेडिटर को 180 दिनों में पेमेंट ना करें तो कैसे सजा देनी है टैक्स पेयर को, उसकी वर्किंग 1 में जाकर उसकी परचेज को माइनस कर देना है। परचेज इस वाली में से नहीं जो नॉर्मल परचेज पड़ी होती है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल डैश डैश, यहां माइनस, यहां नहीं, यहां नई लाइन डाल के उसको माइनस करना है। तो क्रेडिटर की सजा देने का और डिस्ट्रॉयड गुड्स करने का यह तरीका है कि नई लाइन डाला करेंगे वर्किंग 1 में और लिख दिया करेंगे माइनस करके, बिल्कुल उसी तरह जैसे परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करते हैं। तो परचेज रिटर्न की तरह की 2 एडजस्टमेंट हो गई। अगर क्रेडिटर अनपेड का 180वें दिन हमारे महीने पूरा हो रहा हो, या कोई गुड्स डिस, तो ये तीनों फिगर्स नेगेटिव साइन के साथ आती हैं इन वर्किंग 1। अच्छा, अब ये परचेज कब डाली होगी हमने अपनी परचेज में, फेब में। अब फेब 1 का दिन ना गिना करें, उस दिन तो हम चीज लेके आए हैं, उससे आगे दिन गिना करें जी। फरवरी 27 के 28 के, सॉरी 28 के 29 के या 29 के, कैसे पता चला, लीप। तो कैलकुलेटर पे अगर उंगलियों पे गिनना है तो 2 फरवरी से गिनना शुरू करें, कैलकुलेटर पे गिनना है तो 29 माइनस 1, जवाब सुन लें दोबारा, यकम को नहीं गिनना, उंगलियों पे गिनना है तो 2 से, कैलकुलेटर पे गिनना है तो 29 माइनस 1 करना पड़ेगा, फिर जवाब सही आएगा। अब 180वां दिन हम देखने लगे हैं कब पूरा होगा, हो गए होंगे 180 दिन पूरे। 3 महीने में तो 180 दिन नहीं पूरे हो सकते ना, वो तो 5-6 महीने तो लिखवाने देना। मई में, जून में, जुलाई में पूरे हो गए, कितने दिन हो गए, 180, ओ तेरी खैर 181, फिर इसको कम करें, 30 जुलाई तक आपने पेमेंट नहीं की थी, तो 30 जुलाई को आपको चाहिए था जुलाई के न्यूमेरिकल में इसको सजा दें। हम किस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर रहे हैं, जरा पहली दफा बात आई है, बड़ी तसल्ली से सुनिएगा। ये हमने जो सवाल कराए थे उसमें अगस्त में 180 दिन पूरे होते थे, इसमें अब हम नोट दे के आएंगे कि हम इस परचेज को रिवर्स नहीं करेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी जुलाई में रिवर्स हो चुकी है, क्योंकि 180 दिन इस परचेज के कब पूरे हुए थे, जुलाई में। आई कैप ने ये माइनस किया हुआ है अपने सोल्यूशन में, लेकिन आई कैप को हमने ईमेल की थी, आई कैप ने कहा था मैंने ये दमशन ली है कि जुलाई में उसने रिवर्स नहीं किया, इसलिए मैंने अगस्त में कर दिया है। इस वजह से जहाँ कहीं आई कैप और हमारे में इख्तलाफ हो, लेकिन हमने उनको कह दिया था कि ये दमशन लेने की ज़रूरत नहीं है, लॉ में एज्यूम किया जाता है कि सब अच्छा हो रहा है, तो मतलब ये कि टैक्स पेयर ने पिछले साल इस सज़ा को एक्सेप्ट कर लिया होगा। इसमें असल में 180वां दिन हमारी मजबूरी है, 181वां दिन भी नहीं हम कर सकते, क्योंकि लॉ मेकर कहते हैं कि 180 दिन पूरे हों तो फौरन सजा दे दो। तो
अब जरा लिखें एक उर्दू का फिक्रा स्टार डाल के। 180th डे पिछले महीने 30 जुलाई को पूरा हो गया है। 180th डे पिछले महीने 30 जुलाई को पूरा हो गया है, इसलिए 180th डे पिछले महीने 30 जुलाई को पूरा हो गया है, इसलिए ये वर्किंग वन में माइनस हो गया होगा पिछले महीने ही जुलाई में, इसलिए ये वर्किंग वन में माइनस हो गया होगा पिछले महीने ही जुलाई में। ओके कितना ही कमाल होता अगर ये 3 फरवरी को अगर उसने खरीदी होती ना, तो फिर 180वां दिन 1 अगस्त को पूरा होना था, फिर 1 अगस्त से 31 अगस्त हमारा महीना चल रहा है, फिर हम इसको वर्किंग वन में माइनस करते। छोटी सी ये बात भी लिख लें, अगर एग्जाम्पल गिवन लिखिएगा आगे ईजी, अगर एग्जाम्पल गिवन ये 5 फरवरी की परचेज होती, अभी किसकी है? नहीं देखें अभी किसकी परचेज है? 1 फरवरी। अगर ये 5 फरवरी की परचेज होती फिर तो हम अपने अगस्त के न्यूमेरिकल में इसको वर्किंग वन में माइनस करते। फिर तो हम इसको, अगर ये 5 फरवरी की परचेज होती तो फिर तो हम अगस्त के न्यूमेरिकल में वर्किंग वन में इसको माइनस करते।